So today we are going to discuss the management of the ambulatory care. Ambulatory care से मुराद यह है the care that is provided to the patient on the outdoor basis. कि आउटडोर केयर जो होती है जो कि पेशेंट्स को प्रोवाइड कर देती है that includes the diagnosis, observation, consultation, treatment, intervention. कोई भी हम प्रोसीजर्स करते हैं that is done on the basis of the आउट पेशेंट और पेशेंट को आपके हॉस्पिटल में स्टे करने की जरूरत नहीं होती पेशेंट डज नॉट रिक्वायर टू स्टे ओवरनाइट इन योर हॉस्पिटल पेशेंट्स को 24 आवर आपके हॉस्पिटल के अंदर दाखिले की जरूरत नहीं होती तो बहुत सारी जो केयर हम प्रोवाइड करते हैं डेट इज आर दी एम्बुलेटरी केयर्स तो एम्बुलेटरी केयर्स में अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि एक तो हॉस्पिटल के अंदर भी प्रोवाइड की जाती है जैसे कि हमारे तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर एक ओपीडी का डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स जिसमें सारे पेशेंट्स आते हैं सुबह के टाइम आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं आपको चेक कराते हैं और अपनी मेडिसिन लेके चले जाते हैं बट आउटडोर पेशेंट्स जो होती है जो एम्बुलेटरी केयर होती है डेट इज आल्सो प्रोवाइडेड एट द आउटसाइड ऑफ द हॉस्पिटल्स यानी कि हॉस्पिटल के बगैर भी जो है वो आप आउट पेशेंट केयर जो है ना उसको प्रोवाइड कर सकते हैं तो बेसिक डिफरेंस यह है कि एम्बुलेटरी केयर में आउट पेशेंट केयर में पेशेंट डज नॉट नीड टू बी एडमिटेड पेशेंट डज नॉट नीड टू बी स्टे इन द हॉस्पिटल ओवरनाइट रात तक आपके मरीज को आपके पास दाखिल होने की जरूरत नहीं होती तो आउट पेशेंट केयर नॉट ओनली प्रोवाइडेड इन द हॉस्पिटल देयर आर दी अदर लोकेशंस जहाँ पे भी आप आउट पेशेंट केयर या एम्बुलेटरी केयर जो है ना वो पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं एम्बुलेटरी केयर्स में हमारे जितने जीपी क्लिनिक्स आते हैं हमारे फैमिली मेडिसिन के क्लिनिक होते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं डिस्पेंसरीज होती हैं उसके अंदर जितनी भी हम पेशेंट्स की मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं डेट इंक्लूड्स द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट डेट इंक्लूड्स द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिकेशन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस डायग्नोस्टिक्स और जो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं वैक्सीनेशन की जाती हैं वो सारी के सारी उसमें शामिल होती हैं उसके अलावा हमारे पोली क्लिनिक्स अगर आपने देखे होंगे बहुत सारी जगहों पे आप काम कर रहे हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट केयर भी प्रोवाइड की जाती है वी हैव ए डे केयर सर्जिकल सेंटर्स जहाँ पे माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स जो है ना वो किए जा सकते हैं स्पेशली जो आपको आई से रेलिवेंट जो प्रोसीजर्स आते हैं इसके अलावा छोटे मेडिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो आते हैं डायलिसिस सेंटर्स हैं जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है उसके अलावा हमारे इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं तो ये these are the all examples of the ambulatory care. Here we are providing medical care to the patient that includes the diagnosis, that includes the treatment, that includes the prevention, that includes the any type of the diagnostic and the surgical procedures. डिफरेंस क्या है कि पेशेंट डज नॉट नीड टू स्टे इन योर हॉस्पिटल ओवरनाइट उसको रात तक आपके हॉस्पिटल के अंदर नहीं रहना पड़ता स्टे जो होता है वो बड़ा शॉर्ट सा होता है उसमें उसके अंदर जो भी मेडिकल केयर हमने उसको प्रोवाइड करनी होती है डेट इज प्रोवाइडेड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डेट इज प्रोवाइडेड इन द एनवायरनमेंट जहाँ पे उनके वो सेफ्टी के सारे मेजर्स जो हैं जो मेडिकली चीज़ें रिक्वायर्ड हैं डेट इज प्रोवाइडेड सो बेसिक डिफरेंस एम्बुलेटरी केयर या आउट पेशेंट केयर और ईआर के और आईपीडी में डिफरेंस ये है कि एम्बुलेटरी केयर दैट इज प्रोवाइडेड वेयर पेशेंट डज नॉट नीड टू स्टे ओवरनाइट जहाँ पे सारी रात आपके पास मरीज की जरूरत नहीं है उसको 24 घंटे तक आपके पास रहने की जरूरत नहीं है जो टिपिकल एग्जांपल जो इसकी है जैसे कि हम करते हैं कि जितने भी हमारे फैमिली मेडिसिन के क्लिनिक है हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स की क्लिनिक है उसके अलावा हमारे ग्रुप स्पेशलिस्ट पॉली क्लिनिक्स बने हुए हैं डायलिसिस सेंटर्स हैं जहाँ पे पेशेंट को ओवरनाइट स्टे नहीं करना पड़ता उसके अलावा माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं स्पेशली जो आपके प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर हैं एस्थेटिक मेडिसिन के प्रोसीजर्स हैं उसके अलावा आपकी आई से रिलेटेड ईएनटी से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं जहाँ पे पेशेंट्स को जो है वो ज़्यादा देर स्टे करने की ज़रूरत नहीं होती उसके अलावा जितने डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं एंड द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल हॉस्पिटल के अंदर जो ओपीडी होती है जहाँ पे पेशेंट आता है सुबह के टाइम और लेके चलता है दवाइयाँ मेडिसिन लेके जाता है वो दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द एम्बुलेटरी केयर तो एम्बुलेटरी केयर इज प्रोवाइडेड नॉट ओनली इन द हॉस्पिटल बट आल्सो इट गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द हॉस्पिटल्स और इसके लिए छोटी सी जगह छोटे से क्लिनिक्स जो है मेडिकल सेंटर है वहाँ पे भी एम्बुलेटरी केयर प्रोवाइड की जाती है इवन के हॉस्पिटल्स के अंदर भी नॉट ओनली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स देर आर द मैनी हॉस्पिटल जहाँ पे डायलिसिस सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आपको ओवरनाइट स्टे करने की जरूरत नहीं होता है उसके अलावा माइनर सर्जिकल प्रोसीजर आई के प्रोसीजर डर्माटोलॉजी के प्रोसीजर गैस्ट्रोंटोलॉजी के प्रोसीजर जो होते हैं वो भी आपको ज्यादा देर स्टे करने की
स्टे करने की जरूरत नहीं होती और पेशेंट आता है, अपनी ट्रीटमेंट लेता है और घर चला जाता है। तो बेसिकली जो एम्बुलेटरी केयर है, पेशेंट इज कमिंग टू यू and you are providing the medical care according to the medical condition of the patients, where patient does not need to stay for the longer period of time और उसको overnight आपके पास stay नहीं करना पड़ता। एंड नंबर टू, एम्बुलेटरी केयर इज प्रोवाइडेड नॉट ओनली विद इन द हॉस्पिटल बट इट आल्सो गोज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द हॉस्पिटल। एम्बुलेटरी केयर इज आल्सो प्रोवाइडेड अदर स्मॉलर मेडिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमारी डिस्पेंसरीज हैं, डायलिसिस सेंटर्स हैं, डे केयर सर्जिकल सेंटर्स हैं, वहां पे भी प्रोवाइड की जाती है। जो हमारा मेजर स्कोप है डेट इज दी हॉस्पिटल, जो मेडिकल केयर, जो एम्बुलेटरी केयर डेट इज प्रोवाइडेड विद इन दी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल के अंदर जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, जो ओपीडी होती है, वहाँ पे हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हमें क्या मैनेजमेंट चैलेंजेस फेस आते हैं, वहाँ पे हम कैसे वी कैन इम्प्रूव द पेशेंट एक्सपीरियंस, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपके ख्याल में जो आपके हॉस्पिटल का ओपीडी डिपार्टमेंट होता है, उसकी क्या वैल्यू है आपकी नज़र में? जी मिस नूरुलैन। सर, आउट पेशेंट की इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है कि हर बंदा जिसको इनिशियल कोई भी माया, तो आउटपेशेंट डिपार्टमेंट और ओपीडी डिपार्टमेंट इज द प्राइमरी सर्विस ऑफ द हॉस्पिटल। इनिशियली जब हमने शुरू किया था, तो वी हैव डिवाइडेड द पेशेंट केयर एरिया इनटू द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। नंबर वन, आईपीडी, where patient need to stay for the longer period of time, and then the ambulatory care and OPD, where patient does not need to stay for the longer period of time and patient is coming for a specific period of time and getting his medicine, and then the ER, where patients is in transition, whether it is going to be admitted and going to be discharged after the assessment and the treatment of his the medical condition. So OPD and outpatient department of the hospital is the primary service, which is the first point of contact for its most of the client। अगर आप देखें तो बहुत सारे जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स होते हैं, जो मरीज हमारे अस्पताल में आते हैं, दे आर कमिंग इन कांटेक्ट विद द हेल्थ केयर सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू दी ओपीडी, थ्रू दी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स के। वो सबसे पहले जो उनका राब्ता होता है हमारे डॉक्टरों के साथ, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के साथ या हमारे हॉस्पिटल के साथ, डेट इज थ्रू दी ओपीडी। सबसे पहले ज्यादातर पेशेंट जो है हमारे ओपीडी में चेक करवाने आते हैं। द सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोवाइडेड, द एटीट्यूड ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, द बिहेवियर ऑफ द स्टाफ विच इज working in the OPD side reflects the actual quality of care that is being provided in the hospital, and that is the mirror of the hospital। अगर आपका मरीज वहाँ पे सेटिस्फाइड होता है, अगर वहाँ पे उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो ये सोच सकता है कि जिस हॉस्पिटल के अंदर आईपीडी या ईआर के अंदर किस किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। तो that is the almost the front and the face of your hospital, and that is the primary point of contact for the most of the patient which is coming in contact with our healthcare system for the first time। ज्यादातर जो मरीज हैं, ज्यादातर जो लोग हैं जिनको कभी भी किसी किस्म की तिब्बी मशवरे की जरूरत पड़ती है, जब भी उनको कोई हेल्थ केयर सीख करने की जरूरत पड़ती है और कभी भी बीमार होते हैं, तो ज्यादातर मरीजों का राब्ता हेल्थ केयर सिस्टम के साथ या हमारे किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ जो होता है, डेट इज थ्रू दी ओपीडी। उसका जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स होता है, वहां पे लोग आते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट इज द फेस ऑफ द हॉस्पिटल एंड दैट इज द मिरर ऑफ द हॉस्पिटल। क्योंकि वहां पे जो उनके साथ होता है, अगर उनको क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, अगर वहाँ पे डॉक्टर जो स्टाफ काम का उनका एटीट्यूड अच्छा है, उसको गाइडेंस अच्छी मिल रही है, तो dads come up with a very good opinion about the services which are being provided in your hospital। कि वो अपने हॉस्पिटल के अंदर जो सर्विसेज मिल रही हैं, जो उसके अंदर जो ट्रीटमेंट मिल रही है, उसके बारे में एक पॉजिटिव इमेज डेवलप करता है। तो हमारा जो मैक्सिमम फ्लो ऑफ द पेशेंट है, तो जो मैक्सिमम का फुटफॉल है कम्युनिटी का, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो ओपीडी में होता है। तो हॉस्पिटल का जो ओपीडी डिपार्टमेंट्स है, दैट इज द प्राइमरी सर्विस, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू विद दिस फॉर इट्स मोस्ट ऑफ द पेशेंट। तो एंड दैट इज द फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। और एफिशिएंट ओपीडी जिस सर्विसेज होती हैं, इफ यू आर मैनिंग योर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट efficiently and effectively, where you are providing good services up to the satisfaction of your clients, up to the satisfaction of the patients, so it can reduce the burden on the inpatient and ER।
जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारी ईआर जो है डेट इज वेरी मच ओवर क्राउडेड, और उसकी हमने एक बेसिक रीजन जो डिस्कस की थी डेट इज दी है पुअर ओपीडी सर्विसेज के। अगर आपकी ओपीडी सर्विसेज अच्छी नहीं है, इफ द पेशेंट्स आर नॉट डेल्ट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड good environment in your outpatient departments, then people prefer to come to the ER department, क्योंकि वहां पे मोस्टली सर्विसेज तेजी से मिल रही होती हैं और आपको हर चीज अवेलेबल भी होती है। So it is very essential and very important to operate the ER effectively. You need to operate your OPD services and OPD departments in a एफिशिएंट वे। और उससे आपके अगर आपकी ओपीडी एफिशिएंटली काम कर रही है तो देन द लोड ऑन द इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स जो है, और एज वी नो देट इज ए सीवियर डेफिशिएंसीज ऑफ द बेड्स इन ओवर हॉस्पिटल। और पाकिस्तान में जो है लोड रहता है और कई दफ़ा आपके पास जगह नहीं होती। तो इसलिए अगर आप जितनी अच्छी ओपीडी सर्विसेज चलाएंगे उतनी पेशेंट की ट्रीटमेंट अच्छी होगी, उतनी रिक्वायरमेंट फॉर द आईपीडी एडमिशंस एंड द नंबर ऑफ बेड्स की जो है वो कम होती चली जाएगी। इसी वजह से वो कहती हैं कि देर इज ए पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम आईपीडी टू दी ओपीडी, कि पूरी दुनिया में जो पॉलिसी है इस वक्त टू शिफ्ट द केयर ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द इन पेशेंट केयर टू दी ओपीडी केयर, ताकि जितनी अच्छी हम ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें ताकि आपके पेशेंट्स को मिनिमली आपके हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़े। तो ओवरऑल जो है दुनिया में इन रीजंस की वजह से देर इज ए सीरियस पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम आईपीडी टू ओपीडी, के दुनिया में हेल्थ केयर सिस्टम के जो पॉलिसी मेकर हैं, जो फिनांसर हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, दे आर ट्राइंग के जी मैक्सिमम एफर्ट की जाए कि मरीज को हॉस्पिटल के अंदर दाखिल करने की जरूरत ना पड़ जाए, उनको इतनी अच्छी ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए कि उनकी कॉम्प्लिकेशन को इतना अच्छा ट्रीट किया जाए कि वो कभी भी दाखिल ना हो सके। So the OPD is a primary service. It is the basic department of the hospital which plays a very crucial role in the operations. Its efficient services not only provide a satisfaction to the patient, but it also reduces the burden on ER and inpatient services, and that indirectly improve the quality of care that is being provided in your ER department as well as in your inpatient departments. And due to their reason there is a paradigm shift. The people are thinking there and focusing there should be an efficient OPD services, and efforts should be made to minimize the shifting of the patient into the inpatient departments. और इसकी वैल्यू का आप अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि पूरे पंजाब में तकरीबन जो है 40 मिलियन से लेके 112 मिलियन तक लोग डेली बेसिस पे ओपीडी में आते हैं विजिट्स करने और अपनी ट्रीटमेंट लेने के लिए। एंड दिस इज ओनली द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं। वहां पे अगर आप देखें 2020 के अंदर 112 तकरीबन 11 करोड़ लोगों ने विजिट्स किया है। आपकी 11 करोड़ विजिट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं इन दी ओपीडी डिपार्टमेंट्स। और हमारे यहाँ पे जो है वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल दे आर दी मेजर स्टेक होल्डर। पाकिस्तान में ज्यादा प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है या पब्लिक सेक्टर? जी डॉक्टर जैनब। सर यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारी एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा सब लोग नहीं है, इकोनॉमिकल इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो जी, पंजाब पाकिस्तान में तकरीबन 70% ऑफ द हेल्थ केयर नीड्स आर स्कैटर्ड बाय ओवर प्राइवेट सेक्टर, कि तकरीबन 70% हमारी जो आबादी है ये उसकी जो हेल्थ केयर नीड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर पूरा करता है। पब्लिक सेक्टर विच सीम्स टू बी कि ये बहुत ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कैटरिंग ओनली 30% नीड्स ऑफ पॉपुलेशन। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल इन दी हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर का दैट इज ओनली दी 30%। वो सिर्फ 30% हेल्थ केयर नीड्स ऑफ पॉपुलेशन जो है ना उसको कैटर करता है। यानी कि अगर आप देखें हमारे अगर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में 11 करोड़ के करीब विजिट्स हुए हैं 2020 में,
तो जो प्राइवेट सेक्टर होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट डबल ऑफ दिस, के वहां पे आपको 22 करोड़ विजिट्स मिल सकते हैं। एंड दिस मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द नंबर ऑफ द पेशेंट व्हिच इज कमिंग ओवर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट express के how it well and how important it is to manage the OPD services of the hospital effectively। इससे हमें अंदाजा होता है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज्यादा मरीज आते हैं और हमारा ये फर्ज है कि हमारे जो ओपीडी डिपार्टमेंट जो है वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम कर रहे हो, ताकि वहां पे आने वाले मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात जो है मुहैया की जा सकती हैं। कि सिर्फ एक साल के अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर अगर आपको 11 करोड़ विजिट्स मिल रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में आपको इससे ज्यादा डबल मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तकरीबन 70% नीड्स, हेल्थ केयर नीड्स, दे आर कैटर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एम्बुलेटरी केयर। एम्बुलेटरी केयर के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज प्रोवाइडेड in such a manner that patient does not need to stay in your hospital for the longer period of time. It does not need to stay overnight. Number one, the ambulatory care can also be provided outside of the hospital, जितने हमारे जीपी क्लिनिक है, डायलिसिस सेंटर है, स्पेशलिस्ट केयर्स हैं, माइनर सर्जिकल सेंटर्स हैं। Number two, it is also provided within the organization of an hospital। जो हमारा OPD डिपार्टमेंट होता है, that is the major component of the hospital which is providing the ambulatory kits। Along with this, there is a dialysis units, there is a ophthalmology departments, and the multiple departments which are carrying out the minor surgical procedure as well as the medical procedure, in which patient is does not need to stay for the overnight, जहाँ पर सारी रात मरीज को स्टे नहीं करना पड़ता। दूसरी हमने डिस्कस की, ड्यू टू द मैसिव इनफ्लो ऑफ द पेशेंट, ड्यू टू द मैसिव इनफ्लक्स ऑफ द कम्युनिटी इनटू द हॉस्पिटल इन द ओपीडी डिपार्टमेंट्स, इट इज वेरी essential to manage these OPD services effectively। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि पूरे पंजाब में तकरीबन 2020 में 11 करोड़ विजिट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं। दैट शोज दैट इज द प्राइमरी सर्विस ऑफ द हॉस्पिटल्स, दैट the first point of contact between the healthcare system and the patients, and that need to be managed effectively। इसलिए जो ओपीडी सर्विसेज हैं उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ताकि मरीजों की सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से हम उसको मैनेज करें। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि देयर इज ए इंक्रीज फोकस ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शिफ्ट द मेडिकल केयर फ्रॉम द इनपेशेंट केयर टू द आउटपेशेंट केयर, ताकि कम से कम लोगों को दाखिले की जरूरत पड़े, कम से कम लोग हमारे हॉस्पिटल्स में दाखिल हों। मैक्सिमम एफर्ट्स आर बीइंग मेड to treat the patients, to manage the patients, to provide medical care in on the ambulatory care in the outpatient departments, ऐसे outpatient care और आपकी जो बर्डन है उसके हेल्थ केयर ऊपर कम किया जा सके। तो आपके ख्याल में व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी आर फोकसिंग, व्हाई देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम द आईपीडी केयर टू द ओपीडी केयर? तो हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं, हम ज्यादा जो है दुनिया में वो इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं? So there are the multiple factors and the driver which are operating behind this paradigm shift. So as Mr. Abdul has informed, that is the growing population of the Pakistan and growing population all over the world. If only we take the example of Pakistan, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन है इस वक्त वो तकरीबन 24 करोड़ से ज्यादा हो रही है, तकरीबन 21 करोड़ से ज्यादा हो रही है। वेयर एज द नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल फॉर 1000 पॉपुलेशन इज ओनली 0.5, यानी कि हमारे मुल्क में 1000 लोगों के लिए सिर्फ एक आधा बेड अवेलेबल है, यानी कि 500 लोगों के लिए हमारे पास सिर्फ एक बेड अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में। तो जबकि दुनिया में जो स्टैंडर्ड है, जो WHO स्टैंडर्ड कहती है, वो कहती है देयर शुड बी एटलीस्ट 5 बेड्स फॉर 1000 पीपल इन दी हेल्थ केयर सिस्टम, कि 8000 लोगों के लिए आपके पास 5 बेड जो है ना वो एटलीस्ट अवेलेबल होने चाहिए। जबकि हमारे मुल्क में जो है एक आधा बेड अवेलेबल है फॉर दी 1000 पीपल्स, मीन्स कि वी हैव वन बेड अवेलेबल फॉर दी 500 पीपल्स।
whereas our population is growing rapidly at a rate of about 2%. Annually हमारी जो population है 2% के rate से बढ़ रही है, and the demand for number of bed is also going to be increased because there is an increased number of beds, whereas we are far behind the standard at this point of time कि इस वक्त भी जो है हम जो है वो स्टैंडर्ड से बहुत कम जो है वो बेड्स हमारे पास अवेलेबल है. We have only 0.5 beds per thousand population, whereas WHO recommends that there should be at least 5 beds available for 1000 populations. तो इन दैट केस हमें ज़्यादा फोकस करना है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को ओपीडी में ट्रीट करें ताकि उनको इन पेशेंट की ज़रूरत ना पड़े, उनको दाखिले की ज़रूरत ना पड़े, because we cannot develop the beds so rapidly as rapidly our population is growing. तो सेम इज द केस ऑल ओवर द वर्ल्ड. वहाँ पे भी जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है वो नंबर ऑफ बेड्स नहीं बढ़ सकते because there is a massive capital investment required for the establishment of the hospital, not only the establishment but also the operation of the hospital. कि अगर आपने 10 बेड या 100 बेड का भी हॉस्पिटल बनाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशंस के लिए ह्यूमन रिसोर्स वो सारी चीजें रिक्वायर्ड होगी. That's why there is a paradigm shift. Everyone, all the policy makers of the hospital और healthcare system के जो leaders हैं, जो policy makers हैं मुल्कों में, they are deciding, they are focusing to improve the OPD services so that nobody is getting sick to the extent that he is going to be admitted in the hospital. दूसरा important जो factors है which that is the growing incidence and the prevalence of chronic communicable diseases. chronic communicable diseases कौन सी होती हैं? जैसे हमने कहा कि हार्ट डिजीजेज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डायबिटीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज, अस्थमा, कि ये वो क्रोनिक डिजीजेज हैं जो कि सडनली जो है ना वो जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ रही हैं. अगर पाकिस्तान की आप एग्जांपल लें तो पाकिस्तान इज फेसिंग द ट्रिपल बर्डन ऑफ द डिजीज. ट्रिपल बर्डन ऑफ द डिजीज क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शियस डिजीजेस मौजूद हैं. जैसे कि हम कह रहे हैं अभी कि हमारे पास डायरिया भी है, हमारे पास हेपेटाइटिस बी एंड सी भी है, हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस भी है, जबकि दुनिया ने इन सारी इन्फेक्शंस के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से काबू पा लिया है. बट वी स्टिल हैव ए वेरी हाई प्रेवलेंस ऑफ infectious diseases, and in addition to that we are also having a huge burden of these chronic non-communicable disease जिनको हम कहते हैं शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा, कि इनका भी रेट जो है ना हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है. बाकी मुल्कों में जो मॉडर्न कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है, यूरोपियन स्टेट्स हैं, उन्होंने इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर सारा कंट्रोल कर लिया. But no, they are facing the burden of these non-communicable disease जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर और कार्डियक डिजीजेज हैं. लेकिन पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वी आर फेसिंग द डबल बर्डन ऑफ डिजीज. हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज भी हम कंट्रोल नहीं कर सके और अब ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी आ गई. और ट्रिपल बर्डन से मुराद ये है कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से जो आगे चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, उसकी वजह से भी आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं. और जितनी भी ये डिजीजेस हैं दे कैन बी मैनेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू दी ओपीडी केयर. यानी कि आप अच्छे तरीके से ब्लड प्रेशर का, शुगर का, डायबिटीज का ओपीडी बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट करेंगे तो देर और उसकी कॉम्प्लिकेशन को वेरी अर्ली स्टेज के ऊपर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो देर इज आर एक्सट्रीम चांसेस कि दे आर नॉट गोइंग टू बी एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. So there is a very good potency and the potential available. These diseases can be treated effectively and efficiently in the outpatient care ऊपर. तो इसलिए there is extreme focus to shift the care from IPD care to the OPD care. Then we see there is a advancement in the technology with the passage of time. जो ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जिन्होंने सर्जिकल केयर को बड़ा जो है एडवांस कर दिया है. एंड देयर इज a potential available that most of the surgical procedure can be done on the outpatient basis. उन मरीज को ज्यादा अरसे के लिए दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ती. नेफ्रोलॉजी जो हमारी ऑफ्थल्मोलॉजी की फील्ड है, आई की फील्ड है, ईएनटी की फील्ड है, एस्थेटिक मेडिसिन है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि
एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से अब मरीज को दाखिले की जरूरत नहीं पड़ती है, आप उसको सिंपल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके उसको एक दिन में पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। And all these efforts are being made to save the money because the outpatient care is a very cost effective. If you want to admit a patient in your hospital, जैसे हमने last time discuss किया था कि it is a 24-hour services and the 24-hour services में आपने doctors, nursing, support services, everything has to be up to the standards. तो आपकी जो cost है in the care of a one single patient, that is a huge एज कम्पेयर टू दी ओपीडी केयर। अगर ओपीडी में जब आपने मरीज को दाखिल ही नहीं करना तो आपकी कास्ट जो है ना ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। दैट्स व्हाई द कंट्रीज एंड द हेल्थ केयर लीडर्स दे आर एम्फेसाइजिंग कि जी मैक्सिमम जो है अच्छी केयर जो है ना वो आउट पेशेंट केयर में प्रोवाइड की जाए। अर्ली डायग्नोसिस, जितनी भी आप ओपीडी केयर में अगर आप आएंगे, अगर आपको छोटा सा भी मसला होगा तो यू आर एडवाइज टू consult a doctor through the OPD department, through the GP clinic, through the family medicine clinic, where it is possible that your disease is being identified at a very early stage और आपकी जो तशखीस है बड़े आराम से ओपीडी केयर में हो सकती है। तो यू कैन बी मैनेज्ड वेल इंस्टेड ऑफ के जी आप जब एडवांस स्टेज में चले जाएं तो आपकी डिजीज जो है ना वो आइडेंटिफाई हो। Then again, patient preference is that everybody wants to stay in hospital, does not want to stay in the hospital. He wants minimal contact with the healthcare system. They want to be get treated in the comfort of their hospital. वो चाहते हैं कि कम से कम उन्हें हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़े, कम से कम टाइम के लिए, ताकि वो चीजें जो है ना उनके लिए अच्छी हों। देन देयर इज अ परचेजर प्रेफरेंस, यानी कि जो लोग पे कर रहे हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियां हैं, गवर्नमेंट है, वो भी चाहती है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस की जाए। और जब आप मरीज को दाखिल करते हैं तो देर आर दी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व के वहां पे आपको बहुत सारे मेडिकल एरर्स का सामना करना पड़ता है। और जब आप कम से कम टाइम के लिए हॉस्पिटल के अंदर स्टे करते हैं तो चांसेस ऑफ एरर जो है ना वो कम से कम हो जाती है। तो देर आर द मल्टीपल फैक्टर्स विच आर ऑपरेटिंग बिहाइंड दिस पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम द आईपीडी केयर टू द ओपीडी केयर। तो हमारी जो कोशिश है ग्लोबली भी, वर्ल्ड वाइड भी, वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी ओपीडी केयर प्रोवाइड की जा सके, सो दैट ओनली दैट पेशेंट इज गोइंग टू बी एडमिटेड इन योर हॉस्पिटल दैट एक्चुअली नीड्स केयर। only that patient is going to be dealt by the healthcare provider in the emergency department that actually needs that level of care। तो उससे आपकी indirectly आईपीडी केयर भी अच्छी हो जाती है और आपकी ईआर की सर्विसेज जो है ना वो भी अच्छी हो जाती है। This is all about the why we are focusing, why we are emphasizing to shift the care from the IPD to the OPD services. In the last lecture, we have discussed the functions of the emergency departments. Keep that functions of your department into your mind and look at these slides and let me know what are the difference between the function of OPD and the function of the emergency services. G. Miss Eman Khan, okay, what do you think? What's the difference in the functions of the OPD and ER departments? Miss Eman Khan. जी मिस्टर वाजिद मनीर साहब। जी मैं मौजमा काजमी साहिबा। जी सर, थैंक यू सो मच। जी सर, इमरजेंसी में जब पेशेंट आता है हमारे पास तो वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आते हैं, जिसमें हमें फौरी से पेशेंट का ट्रायज करने के बाद उसको शिफ्ट करना होता है फॉर ट्रीटमेंट। समटाइम ऐसी कंडीशन में पेशेंट होता है कि जिसमें ड्यूरिंग द ट्रायज ही हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ जाता है और पेशेंट को देख लेते हैं कि अगर तो इसको फौरी से, यानी इसका प्रॉब्लम ऐसा है कि जिसको विद इन
10 मिनट्स हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है या कि विद इन 60 मिनट्स और विद इन 1 आवर, और उसके बाद फिर हम उसका ट्रीटमेंट करके उसको उस उधर से ही हम डिस्चार्ज कर देते हैं या हम उसको एडमिट कर लेते हैं अगर उसकी सर्जरी वगैरह की ज़रूरत है, या अगर उसके कोई एक्सरेज वगैरह करवाने की ज़रूरत है तो हम उसको टूवर्ड्स रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट शिफ्ट कर देते हैं, या फिर अगर उसको सर्जरी करनी है तो उसका पेशेंट का एडमिशन बना दिया जाता है। लेकिन जब ओपीडी में पेशेंट आता है तो ओपीडी में पेशेंट जो है वो पहले ही अपनी इनिशियल डिजीज के साथ, जो इस तरह की डिजीज के साथ आते हैं कि उनको इमरजेंसी नहीं होती, वो आते हैं डॉक्टर के पास, चेकअप करवाते हैं, या तो वो पहले से ही उन्होंने अपने कुछ टेस्ट करवाए होते हैं, या फिर डॉक्टर के पास जब वो आते हैं तो डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि आपने ये वाले टेस्ट करवाने हैं, ताकि इनकी टेस्टों के बेस पे आपका जो है डायग्नोज हम बना सकें कि आपका इश्यू क्या है। डायग्नोसिस बन जाता है, फिर उसके बाद उसको पेशेंट को बता दिया जाता है कि आपका प्रॉब्लम ये है कि उसको हम मेडिसिन के साथ ट्रीट कर सकते हैं या कि आपको ऑपरेशन या किसी प्रोसीजर की ज़रूरत है। फिर उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है, जब उसका प्रोसीजर या ऑपरेट हो जाता है या उसके टेस्ट जब एडवाइस किए होते हैं, तो उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है कि आपने नेक्स्ट विजिट फॉलोअप के लिए आना है आफ्टर जो भी उसका डेडिकेटेड टाइम पीरियड होता है, कि आपने नेक्स्ट क्लिनिक में आना है या आफ्टर 4 वीक्स या 6 वीक्स के बाद आपने आना है। अच्छा, और इसके अलावा सर इमरजेंसी में भी और ओपीडी में भी हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम अपने साथ ट्रेनिंग स्टाफ जो हैं उनको भी साथ में इन्वॉल्व कर सकें, ताकि हमारा जो नई जनरेशन है या जो नए डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं या थेरेपी हमारे जो दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी साथ साथ से ट्रेनिंग होती जाए। और इसके अलावा सर कुछ हमारे स्टाफ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो रिसर्च वर्क पे काम कर रहे होते हैं, और वो भी साथ साथ हमारे फिर चल रहे होते हैं उनको देखने के लिए। जी सर। जी, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर गजाला, आप बताएंगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शंस ऑफ ओपीडी एंड ईआर सर्विस? जी सर, इन्होंने बहुत अच्छा बताया है अभी। उसमें बस थोड़ा सा ही ऐड करना मैं चाहूंगी कि असल में जो होता है ओपीडी में ये होता है कि वो पेशेंट जो है वो मेडिसिन लेता है और उसको किसी सुपरविजन या एडमिशन की जरूरत नहीं होती, और दूसरा उसमें कोई मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी कॉमनली नहीं होता। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस में ये दोनों चीजें मौजूद होती हैं कि या तो एडमिशन होगा या और ऑपरेशन होगा या वॉट एवर इट इज रिक्वायर्ड। अगर ट्रायज का पहला मरहला है तो हो सकता है कि वो घर भी चला जाए एज अ ओपीडी के तौर पे, लेकिन अगर सेकंड या थर्ड स्टेप्स होते हैं तो उसमें उसका एडमिशन लाजमी होता है। दूसरा ये कि अगर उसमें मेडिको लीगल एस्पेक्ट है तो फिर उस पर भी हमें देखना होता है। जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गजाला एम ओस्मान ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए। फंक्शंस जैसे हमने डिस्कस किए, कुछ डिपार्टमेंट के काम का क्या थे। जैसे हमने ईआर में कहा कि वहाँ पे भी पेशेंट्स का डायग्नोसिस होगा, उसकी ट्रीटमेंट होगी, वहाँ पे उसके देर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपके एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ गई, और बल्कि वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका एडमिशन हो सकता है। एंड सेम फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द ओपीडी सर्विसेज के अंदर भी। जो मरीज आएगा डेफिनेटली वी नीड टू डायग्नोस, उसको हमें तशखीस करनी है, अकॉर्डिंगली हमने उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, एंड देन एडमिशन। देयर आर द नंबर ऑफ द पेशेंट व्हिच आर एडमिटेड विद ओपीडी सर्विसेज, कंडीशंस वारंट करती है या उसका कोई इलेक्टिव प्रोसीजर हमने करना है तो उसको एडमिशन सर्विसेज। तो ये दोनों फंक्शन, तीनों फंक्शन जो हैं ये हमारी ओपीडी सर्विसेज में भी प्रोवाइड किए जाते हैं और सिमिलरली ईआर में भी। अब डिफरेंस कहाँ होता है कि वी डू नॉट गो फॉर द फॉलो अप सर्विसेज। जब भी आप ईआर में पेशेंट को ट्रीट करते हैं, यू डज नॉट एडवाइज हिम टू कम टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट अगेन। ही इज गोइंग टू बी एडवाइज्ड दैट यू नीड टू बी असेस्ड एंड यू नीड टू कॉन्टेक्ट विद द हॉस्पिटल इन द ओपीडी सर्विसेज फॉर द नेक्स्ट टाइम, कि आप अगली दफा ओपीडी में आके फलाने डॉक्टर को चेक करवाएंगे। एंड द नो फॉलो अप सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द ईआर डिपार्टमेंट वेयर इट इज ए प्राइम फंक्शन ऑफ द
ओपीडी एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पे रेगुलरली पेशेंट आपके पास हर महीने 2 महीने बाद हफ्ते बाद अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिजीज आपके फॉलो अप में रहती हैं और रेगुलरली आपको चेक करवाई जाती हैं। ईआर डिपार्टमेंट इज नॉट मेंट फॉर द रेगुलर चेकअप, इट इज नॉट मेंट फॉर द फॉलो अप सर्विसेज, कि वहाँ पे आपको फॉलो अप सर्विसेज कोई नहीं प्रोवाइड की जाती। Similarly, we have discussed that the for rehabilitation services and the preventive services. Rehabilitation services जैसे कि आप फिजियोथेरेपी कराते हैं, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन करते हैं, वो मोस्टली हम ईयर्स में प्रोवाइड नहीं करते. दे आर आल्सो प्रोवाइडेड एंड दैट इज द प्राइम फंक्शन ऑफ योर ओपीडी सर्विसेज. एंड अगेन जो आपकी प्रिवेंटिव सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हम कहते हैं हम वैक्सीनेशन वगैरह लगाते हैं, फास्टी टीका जात लगवाते हैं, दे आर आल्सो प्रोवाइडेड थ्रू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट थ्रू द ओपीडी सर्विसेज. वहाँ पे इमरजेंसी में वो नहीं लगाई जाती. ऑल्दो वी हैव वायलेटेड दिस रूल ड्यूरिंग द कोविड-19 के कोविड-19 में हमने अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स जो है उनको भी एंगेज किया, वहाँ पे भी हमने अपनी वैक्सीनेशन सर्विसेज थोड़ी सी शुरू की. बट दीज आर द थ्री प्राइम फंक्शंस व्हिच आर नॉट परफॉर्म बाय द हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्विसेज, और एट लीस्ट दे आर नॉट सपोज टू बी परफॉर्म, कि वहाँ पे हमने सिर्फ उन कंडीशंस की ट्रीटमेंट करनी है व्हिच आर लाइफ थ्रेटनिंग एंड विद द रिस्पांस टाइम हैज टू बी ए calculated one. But these are the prime function of our ओपीडी डिपार्टमेंट. जो आउट पेशेंट सर्विसेज है वहाँ पे फॉलो अप सर्विसेज होती हैं, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज होती हैं, सिमिलरली द प्रिवेंटिव सर्विसेज व्हिच इंक्लूड्स मेंटल रिहेबिलिटेशन एज वेल एज द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन की जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते थे. देन अगेन ट्रेनिंग, रिसर्च एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. Again, the specialized services are also not provided in हमारे ER department. Although कि there are sometimes we are provided to them, हम उनको करते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आपको र्यूमेटोलॉजिस्ट चाहिए, आपको बहुत ज्यादा प्लास्टिक सर्जन की सर्विसेज चाहिए, आपको ब्रेस्ट सर्जन वहाँ पे चाहिए, तो वो ज्यादातर आपको ओपीडी के थ्रू मिलती हैं. तो these are the basic difference between the functions of our OPD department and the ईआर डिपार्टमेंट्स के. ओपीडी में हमने सारी ये फंक्शन प्रोवाइड करने हैं, और ईआर के अंदर एक्सक्लूडिंग द फॉलो अप सर्विसेज, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, प्रिवेंटिव सर्विसेज एंड दी वेरी वेल जो आपकी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आप इनफर्टिलिटी की सर्विसेज कह सकते हैं, एस्थेटिक मेडिसिन की सर्विसेज कह सकते हैं, वो सारी की सारी आपकी बेसिकली दे आर बीइंग डन बाय द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अब हम देखते हैं कि आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट मॉडल्स के तहत जो है ना वो काम कर रहे हैं. को हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड आउट पेशेंट सर्विसेज हैं और डिसेंट्रलाइज्ड आउट पेशेंट. सॉरी सर, मैं सर जी 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 सर, मैं सॉरी, मैं यहाँ स्किप कर दी. मैं पूछना चाहूंगी कि क्या हम ईआर में ट्रेनिंग सर्विसेज या रिसर्च वर्क नहीं कर रहे होते? बिल्कुल कर रहे होते हैं. हमने अगर आप लेक्चर को दोबारा रिव्यू करेंगे तो आपको हमने इसमें लिखा हुआ है कि हम उधर ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ भी करते हैं. वी हैव डॉक्टर्स जो कि वहाँ पे ट्रेन किए जा रहे हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, ओपीडी में भी होता है. इसी तरह रिसर्च वर्क हम वहाँ पे भी करते हैं. मेन डिफरेंस जो है वो आपके इन तीन फंक्शंस का है, फॉलो अप, रिहेबिलिटेशन, प्रिवेंटिव एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. ये मोस्टली आपके ईआर डिपार्टमेंट्स में प्रोवाइड नहीं की जाती, बाकी सारी चीजें वहाँ पे भी सेम फंक्शन हो रहे होते हैं. जी सर, थैंक यू सो मच सर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आपके जहन में क्या होता है? व्हाट इज meant by centralized OPD services and decentralized OPD services? जी नबील साहब. जी सलाम अलैकुम सर. सर आई वाज लेट. 10 लाख निस्ता हॉस्पिटल में अच्छा खासा एक मसला था. बस सर मैं रिप्लाई करता हूँ सर. सेंट्रल आउट पेशेंट सर्विसेज के अंदर ना बेसिकली इट्स एन मॉडल टाइप ऑफ एन आउटडोर सर्विसेज. वी हैव सर फ्रॉम द बिगिनिंग वी इन्वेस्टिगेट वी एंड वी ट्रीट द पेशेंट एंड वी गो फॉर थेरापेटिक आल्सो थिंग सर. और इसी को सर ये पूरा चार्ज फ्रेमवर्क हो जाता है. उसी के लिहाज से पेशेंट को ना कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस एंड हर चीज डायग्नोसिस के बाद ना ट्रीटमेंट भी वहीं पे प्रॉपर दी जाती है एंड उसी का फॉलो अप. एंड वी इफ वी बिलोंग टू अ गुड कम्युनिटी जहाँ पे प्रॉपर रिसर्च फॉलो होती है. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल कोट करता हूँ सर. इफ वी आर डीलिंग विद अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, उसकी स्टडीज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज, वो हार्ट होगी, रैशनलाइज होगी, उसका भी एक पैटर्न फॉलो किया जाता है सो दैट कम्युनिटी की जो प्रिवेंटिव सर्विसेज है ना उसको भी सर हम अपहोल्ड कर सके. थैंक यू सर.
तो नबील साहब, जैसे इन्होंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सेंट्रलाइज सर्विसेज क्या है, कि कंप्रीहेंसिव सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट्स अंडर वन रूफ, यानी एक ही जगह के अंदर पेशेंट्स जो है ना, एक ही छत के अंदर, एक ही जगह में, एक ही बिल्डिंग में आप पेशेंट को कंप्रीहेंसिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज क्लिनिकल कंडीशन। उसमें प्रिवेंटिव सर्विसेज भी हो सकती हैं, उसमें थेरेप्यूटिक सर्विसेज भी हो सकती हैं, उसमें प्रमोशनल सर्विसेज भी हो सकती हैं। सिमिलरली जो फार्मेसी सर्विसेज हैं, रेडियोलॉजी सर्विसेज हैं, वहीं पे भी अंदर एक कंपैक्ट एरिया के अंदर जो है ना वो अवेलेबल होती हैं। पेशेंट डजंट नीड टू बी ट्रेवल एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। जो आपकी डिसेंट्रलाइज्ड ओपीडी सर्विसेज होते हैं, वहां पे अक्सर पेशेंट्स को ट्रेवल करना पड़ता है। ओपीडी सर्विसेज आर द स्कैटर्ड, कि आपकी गायनी की ओपीडी कहीं और हो रही है, अगर उसी पेशेंट्स को मेडिकल केयर की जरूरत पड़ रही है, फॉर एग्जांपल अगर गायनी के अंदर पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है, तो उसको मेडिकल ओपीडी में जाने के लिए थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ेगा, किसी दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर वो पेशेंट्स है, उसको किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की जरूरत है, अगर उसको डायबिटीज भी है तो उसको कहीं और जाने की जरूरत पड़ती है, तो आपकी जो सर्विसेज होती हैं दे आर लिटिल बिट ऑफ द स्कैटर्ड होती हैं। जो सेंट्रलाइज सर्विसेज होती हैं दैट ऑफर्स ए सिंगल स्पेस फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन द डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, अगर एक गायनी का पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर भी है, जिसको डायबिटीज भी है और जिसको कार्डियक कंसल्टेशन की भी जरूरत है, तो उसको एक ही जगह पे वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी अंडर वन रूफ। वहाँ पे सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मौजूद होंगे, पेशेंट्स को एडवाइस दे सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं अच्छे तरीके से। वो पेशेंट डज नॉट नीड टू बी ट्रेवल, जो पेशेंट का जो टाइम स्पेंड इन वॉकिंग है लुकिंग फॉर द डिजायर्ड फैसिलिटी, कि वो उसको जो ट्रेवल करना पड़ता है, जो उसको वॉक करना पड़ेगा इन द सर्च ऑफ दैट हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इन द सर्च ऑफ दैट हेल्थ केयर फैसिलिटी, अगर उसने मेडिकल ओपीडी में जाना है या सर्जिकल ओपीडी में जाना है, तो उससे भी चीजें जो है ना उसके लिए कंप्रोमाइज हो जाती हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, जब आप एक ही जगह पे सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जब एक ही जगह पे सारे मरीज, सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपके इकट्ठे होते हैं, तो इट हैज अ टेंडेंसी टू बी नॉइसी, कंजेस्टेड एंड क्राउडेड, कि वहां पे आपको कई दफा जो है ना वो एनवायरनमेंट जो है थोड़ी सी क्राउडेड भी हो जाता है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड दी सर्विसेज अंडर वन रूफ, जहाँ पे आपको सारे डॉक्टर्स भी अवेलेबल हों और आपकी सारी सर्विसेज, फार्मेसी सर्विसेज हैं, लेबोरेटरी सर्विसेज हैं, रेडियोलॉजी सर्विसेज हैं, दे आर बीइंग प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ। तो उससे देर आर चांसेस कि वहाँ पे ओवर क्राउडिंग भी हो सकती है। लेकिन इसका फायदा क्या है, पेशेंट की फैसिलिटेशन है, देर इज एसेसिबिलिटी, जो डिफरेंट हॉस्पिटल सर्विसेज हैं वो इजी हो जाएगी, पेशेंट को बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, अगर डॉक्टर्स एक दूसरे के साथ बात भी करना चाह रहे हैं पेशेंट के रिगार्डिंग, तो दैट बिकम्स वेरी इजी एज कम्पेयर टू दैट। जो आपकी डिसेंट्रलाइज सर्विसेज होती हैं उसमें जो है वो थोड़ी सी स्कैटर्ड होती हैं, डिपार्टमेंट्स की ओपीडीज जो है ना डिफरेंट एरियाज में अवेलेबल होती हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप जिन्ना हॉस्पिटल और में अगर जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि एक पूरा ओपीडी का ब्लॉक है नीचे, जहाँ पे हर किस्म की ओपीडीज अवेलेबल हैं। सिमिलरली अगर आप शेख जायद हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन इसके मुकाबले में अगर सर्विस अस्पताल में जाएंगे या आप न्यू हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिसेंट्रलाइज्ड ओपीडी सर्विसेज मिलेंगी। यहाँ पे हर किस्म की ओपीडी जो है ना अपने डिपार्टमेंट के अंदर अटैच है। ओपीडी, पीड्स की ओपीडी कहीं और है, अडल्ट की कहीं और है, यूरोलॉजी की कहीं और है, तो उसकी वजह से चीजें जो है ना थोड़ी सी स्कैटर्ड है। और इसकी वजह से इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा यह है कि जब वी हैव ए स्कैटर्ड सेगमेंट्स, तो आपकी जो ओवर क्राउडिंग है वो कम हो जाती है, थोड़ा सा नॉइस जो है वो कम हो जाता है, बट इट इज इम्प्रूव, इट इज नॉट फैसिलिटेटिंग द पेशेंट। पेशेंट की फटीग जो है ना वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है जिसको यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है, अगर उसने मेडिकल वाले से कंसल्टेशन लेनी है तो ही हैज टू ट्रैवल। सम टाइम आपके बहुत सारे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं या पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के पेशेंट होते हैं या डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, डिसेबल्स होते हैं, जो कि उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन इसका फायदा क्या होता है कि यू कैन इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेशलिटी, और स्पेशली फायदेमंद होती है जो कि सेंसिटिव एरियाज होते हैं। मसला अगर आपने इनफर्टिलिटी के लिए कोई ओपीडी सर्विसेज शुरू किया तो वहां पे अगर आप सेपरेटली उसको डेवलप करते हैं तो दैट इम्प्रूव्स द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट। अगर आप किसी की काउंसलिंग या मेंटल हेल्थ सर्विसेज डेवलप कर रहे हैं
तो उससे आपकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी बढ़ जाती है। तो जो डिसेंट्रलाइज सर्विसेज हैं समटाइम्स दे हैव ए वेरी गुड स्कोप, उससे आपकी उस पर्टिकुलर स्पेशलिटी की विजिबिलिटी और मार्केटिंग करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है, बट ओवरऑल इट डज नॉट फैसिलिटेट द पेशेंट। पेशेंट के लिए जो है ना वो थोड़ी सी चीजें जो है ना कंप्रोमाइज हो जाती हैं, फटीग हो जाती हैं, ही हैज टू ट्रैवल, एंड देन द कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है दैट इज आल्सो बिकम्स डिफिकल्ट। तो ये दो मॉडल्स जो हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड ओपीडी का भी और डिसेंट्रलाइज्ड ओपीडी का भी। जी, बिल्कुल जी, जो आपकी सेंट्रलाइज्ड ओपीडी है दैट ऑफर्स फैसिलिटेशन टू द पेशेंट्स so that the healthcare providers are available under one roof. The coordination and the collaboration between the healthcare providers and between different departments that also improves, and it their patient का जो travel time है, जो walk time है, that has been reduced, और उसकी वजह से उसको patient को काफी फायदा हो जाता है, access to the different information भी easily possible होती है। Whereas problem क्या होती है कि it has a tendency to be noisy, congested and overcrowded because you are providing all type of the services under one roof. But still you can manage it a very well, और आप इसके disadvantages के ऊपर थोड़ा सा control कर सकते हैं। Whereas decentralized services जो हैं that has a tendency to be a less noisy and the less overcrowded, but it offers uh, fatigue to the patient. Patient has to travel from one place to that place, and sometimes they lost, and even you can lose as patients कि आपका अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो पेशेंट ट्रैवल के दौरान गायब भी हो सकता है, और कोलैबोरेशन जो है वो between healthcare providers के दरमियान that also become difficult, but it has the advantages if you are offering some kind of the sensitive and the confidential services, जैसे कि हम कहते हैं infertility के services के लिए अगर आप separate department बनाएंगे that has an advantage to maintain the privacy of the patient. Similarly mental health services and aesthetic medicines की services हैं, वहाँ पे you have a better patient satisfaction and better patient experience if you are developing a decentralized OPD services. तो दिस इज द पेशेंट फ्लो। इस पेशेंट फ्लो का जरा थोड़ा सा देखिएगा और मुझे अपने ज़हन में थोड़ा सा सोचें। वी हैव डिस्कस द पेशेंट फ्लो ऑफ ईयर डिपार्टमेंट द लास्ट मंथ। मैंने जो आपको असाइनमेंट्स दी थी कि लेक्चर्स को गो थ्रू करें और थोड़ा सा जो आपके साथ मटेरियल शेयर किया था, सो दैट यू नो कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना सीक्वेंस में चल रही होती है, यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट द डिफरेंसेस बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, अगर पेशेंट फ्लो हम ये इसका डिस्कस करें और ईआर के पेशेंट फ्लो में, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? जी डॉक्टर जैनब। यस सर। सर जी। जब ओपीडी में पेशेंट आता है तो उसमें उसका कोई शेड्यूल्ड विजिट होता है एक तरह का, फिर उसे हम्म, पता होता है कि मैंने जाना है। हम्म, और जब इमरजेंसी में पेशेंट अप्रोच करता है तो वो फर्स्ट एक तो उसके लिए इमरजेंसी होती है, अनशेड्यूल्ड विजिट होता है। हम्म, इसके अलावा इमरजेंसी में ट्रायज फॉलो किया जाता है कि सबसे ज़्यादा सीरियस पेशेंट्स को पहले देखा जाता है और बाद में इस तरह जो कम सीरियस होते हैं उनको बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So this is the patient flow in the OPD department. Last week we discussed the ER department. That is the basic difference was that after the registration of the patients, there was the mechanism of triage where the patients are categorized, patients are prioritized according to the severity of the disease. Whereas there is a no triage system in the OPD. OPD में हमने जब डिस्कस किया कि we are treating the patient according to the policy that is the फर्स्ट कम सर्व फर्स्ट सर्व बेसिस के, यहाँ पे जो पहले आता है उसकी पहला इलाज किया जाता है, फॉर्मेट में शेड्यूल में टोकर के मुताबिक वट एवर सिस्टम वी हैव अडॉप्टेड।
तो वहां पे उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती है. Whereas we have a triage system. After the registration of the patient, immediately triage of the patient is done via the departments where the patients are categorized and the prioritized according to the medical conditions, and the subsequent treatment is initiated. Whereas in OPD, we are dealing the patients, we are treating the patient according to the policy that is the first come, first serve, कि जो पहले आएगा उसकी treatment पहले की जाएगी. Although we had some priorities for the elderly people, we have some priorities for the patient which are suffering from the severe and the chronic diseases and they are unable to wait, तो उनको हम थोड़ी सी priority जरूर provide करते हैं इसके अंदर, but जो basic principle है that remain the first come first serve basis. तो वॉक इन पेशेंट्स जब आते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, देन देयर इज ए मैकेनिज्म ऑफ रिकॉर्ड रिट्रीवल. देयर आर द फ्यू हॉस्पिटल जहाँ पे आपके पास HIMS सिस्टम अवेलेबल होता है, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होता है, आपका MR का सिस्टम अवेलेबल होता है. द पेशेंट्स आर आस्क्ड टू रिट्रीव द रिकॉर्ड्स जो आपके अपने सिस्टम है. सम पेशेंट्स हैव ए हॉस्पिटल हैव ए मैनुअल रिकॉर्ड, जो उनकी बुकलेट्स बनी होती हैं OPD, वो उसके मुताबिक उसको प्रेजेंट करते हैं. Or subsequently there is a consultation with the doctors, and according to the consultation of the doctors they can be discharged, admitted, referred to the OPD. जो भी उन्होंने करना है या उनको कोई मेडिसिन वगैरह एडवाइस करनी है उसके अकॉर्डिंगली आपका फ्लो चल रहा होता है. बट द बेसिक डिफरेंस इज द ट्रियाज, कि OPD में जो आपने पेशेंट्स को डील करना है दैट इज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, बट इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स जो है पेशेंट्स आर डेल्ट अकॉर्डिंग टू द triage policy. They are categorized according to the clinical condition of the patients. तो अगर हम फिजिकल लेआउट के बारे में बात करें OPD में, तो नंबर 1 इज द साइज. जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि साइज ऑफ द इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, देयर इज अ वन पॉलिसी दैट अकॉर्डिंग टू द कि 10% जो पेशेंट्स के टोटल बेड्स हैं हॉस्पिटल के, उसका 10% शुड बी द नंबर ऑफ द बेड्स अवेलेबल इन डिपार्टमेंट. सिमिलरली वी हैव टेकन इनटू द कंसीडरेशन द अदर फैक्टर्स, जिसमें आप कल टाइप ऑफ द हॉस्पिटल है, लोकेशन ऑफ द हॉस्पिटल है, द सर्विस मेन्यू ऑफ द हॉस्पिटल है. तो सिमिलरली व्हेन वी आर डिसाइडिंग अबाउट द साइज ऑफ द OPD सर्विसेज, तो ये सारे फैक्टर हम वहां पे भी अपनी कंसिडरेशन टेकन इनटू द कंसिडरेशन करते हैं. नंबर 1 यहाँ पे भी हम नंबर ऑफ बेड्स को टेक केयर करते हैं. जैसे कि यार मैं हमने डिसाइड किया कि 10% ऑफ द टोटल हॉस्पिटल स्ट्रेंथ जो है उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ बेड्स जो है ना डिसाइड किए जाते हैं. तो OPD में भी हम बेसिकली डिसाइड करते हैं 4 person will be visiting the over OPD department for each inpatient beds. कि अगर आपके हॉस्पिटल में 100 बेड हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर तकरीबन 400 पेशेंट्स, 400 people will be visiting our department. That includes patient and as well as their attendants. यानी कि अगर आपके हॉस्पिटल के 100 बेड हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 400 लोग आपकी OPD को डेली बेसिस के ऊपर विजिट करेंगे. द 4 पेशेंट एवरी बेड ईच डे, उसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तकरीबन 40% न्यू होंगे और 60% विल बी द old patient which are regularly coming in your hospital beds. So if you are developing a hospital, if you are planning a hospital which has 100 beds, then you have to manage the OPD which has a capacity of at least 400 patients, and then you need to calculate the staff that will be aware to accommodate and to treat these patients. तो ER में हमने डिसाइड किया कि 10% ऑफ द टोटल हॉस्पिटल स्ट्रेंथ जो है दैट विल बी द नंबर ऑफ बेड्स इन अवेलेबल इन द इमरजेंसी. बट OPD में हमने क्या करना है कि द 4 पेशेंट फॉर ईच इन पेशेंट बेड्स के वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4 people विल बी विजिटिंग अवर OPD डिपार्टमेंट्स अगेंस्ट ईच बेड. कि अगर आपके 100 बेड हैं तो 400 लोग जो हैं आपकी OPD को डेली बेसिस के ऊपर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विजिट करेंगे. तो यू मेंटेन द सीटिंग अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द दैट वर्कलोड. Then again, location of the hospital matter करती है. If there is any other hospital available in the nearby, अगर आपके हॉस्पिटल के करीब कोई दूसरी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई दूसरा हॉस्पिटल भी है, तो डेफिनेटली आपका वर्कलोड थोड़ा सा कम होगा. Then the accessibility of your hospital, कि your hospital is located on the main road or not, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, लोगों को पैदल चल के एक्सेसिबिलिटी हो सकती है, तो डेफिनेटली फिर आपकी थोड़ी सी जो वर्क लोड है वो देर आर चांसेस के बढ़ जाएगा. OPD की टाइमिंग्स दैट मैटर्स अ लॉट.
देयर आर मेजोरिटी ऑफ द हॉस्पिटल, जैसे कि आप कहते हैं जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल है उनकी ओपीडी होती है 8 से लेकर 2 बजे तक। इफ यू हैव ए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम फॉर द ओपीडी सर्विसेज तो आपका वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा। दिस सर्विस मेन्यू ऑफ योर हॉस्पिटल, के आपके हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि देर आर द 3 important and distinct function of the outpatient department, that is the rehabilitation services, and there are the preventive services, and there are the follow-up services. they ये तीनों जो services होते हैं they are provided on the outpatient services, and the more of the people which are enjoying these services they does not need to be admitted कि आपकी जो ओपीडी में जिसने भी फास्ट टीके लगवाने आना है, इम्यूनाइजेशन के लिए आना है, वैक्सीनेशन के लिए आना है उसके लिए उसने दाखिल तो नहीं होना, और डेट इज आल्सो नॉट काउंटेड इनटू द हॉस्पिटल स्टैंड। सिमिलरली जो रिहेबिलिटेशन सर्विसेज अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास पेशेंट्स आते हैं जो कि जिनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है, या उसको फिजिकल रिहेबिलिटेशन चाहिए, कमर की फिजियोथेरेपी के लिए आते हैं, या अगर किसी का पाँव आर्टिफिशियल है उसने लगवाने के लिए आना है, तो ये वो सारी सर्विसेज हैं विच आर अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ आउट पेशेंट ओनली। और पेशेंट को अक्सर तो अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर आपका वर्कलोड देर आर चांसेस के ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज। कम्युनिटी नीड्स, कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उसके अकॉर्डिंगली भी आपका साइज जो है ना डिटरमिन करना पड़ता है। तो these are the guidelines which will help you to determine the capacity and the arrangement that needs to be made for the पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स। इसके अकॉर्डिंगली आप अपने हॉस्पिटल की ओपीडी के साइज को, उसके अंदर सीटिंग अरेंजमेंट्स को, नंबर ऑफ चेयर्स को, नंबर ऑफ रूम्स को इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। तो जो जनरल प्रिंसिपल है दैट इज दी 4 people going to be visit your OPD departments on the daily basis against 1 inpatient beds। कि अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर 50 बेड हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 200 लोग आपके हॉस्पिटल की ओपीडी को डेली बेसिस के ऊपर विजिट करेंगे, एंड यू नीड टू बी मैनेज दैट अकॉर्डिंगली। दूसरा फिजिकल लेआउट में हमने डिसाइड किया लोकेशन। ईयर की लोकेशन जैसे हमने डिसाइड की थी कि दैट शुड बी ऑन द फ्रंट एंड दैट शुड नॉट बी लोकेटेड डीप इनसाइड द हॉस्पिटल। पेशेंट डज नॉट नीड टू बी लुक मोर, डज नॉट नीड टू बी वरीड। जैसे ही वो अस्पताल में दाखिल हो उसको पता चल जाना चाहिए ये हमारी इमरजेंसी डिपार्टमेंट है। सिमिलरली जो आपकी ओपीडी है दैट शुड आल्सो बी इजीली असेसेबल, प्रेफरेबली इट शुड बी ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जैसे हमने इमरजेंसी पे कहा कि ये ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, तो ओपीडी जो है वो भी आपकी जो है वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होनी चाहिए। सेपरेट एंट्रेंस कोशिश करें अगर हो सकती है तो दैट इज वेल एंड गुड, एंड इट शुड बी वेल कनेक्टेड विद द एक्सरे फैसिलिटीज, फार्मेसीज। तो बाकी सारी ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट आपकी वही है जैसे कि हम ईआर की रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। असेसिबिलिटी हमने जैसे कहा कि इट शुड बी क्लियरली डिजाइंड फॉर द पेशेंट अराइवल एंड डिस्पार्चर, कि उसका जो स्पेशियस है, जो उसका फ्रंट है वो स्पेशियस होना चाहिए, वहाँ पे सेफ वॉक इन होनी चाहिए, किसी किस्म की जो है हजार्डस किस्म की प्रोट्रूजन्स नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी ऑलवेज ए रैंप एंड द स्टेयर्स अवेलेबल। अगर आप इस ओपीडी की एंट्रेंस को देखें तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है? जी अब्दुल साहब। जी मिस मरियम। मिस महानूर। स्पेशियस एंट्रेंस नहीं है, जी जी। यानी इनफ स्पेस नहीं है, और एक्सेस थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल एसेस मुश्किल है, और अगर आप इसको देखें तो स्ट्रेचर आपका जो है यहाँ से मूव नहीं हो सकता, पेशेंट की जो एक्सेसिबिलिटी है दैट इज बीइंग कंप्रोमाइज। तो एंट्रेंस जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्टेयर्स होने चाहिए, रैंप होने चाहिए, दोनों हैंड रेल्स होनी चाहिए, ताकि आपका पेशेंट जो है ना वो इजीली मूव कर सके। और ये फिल्म स्लिप रेजिस्टेंट सर्विसेज होनी चाहिए, जो आपकी जो सर्विसेज हैं दैट शुड नॉट बी द स्लिपरी वन। और जो आपकी जो हैंड रेल्स हैं ये बड़ी इजीली अच्छी बनी हुई होनी चाहिए, ताकि आपके पोर्टर सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए। अगेन आपकी व्हील चेयर और स्ट्रेचर ट्रॉलीज वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, जहाँ भी पेशेंट आए आप उसको इजीली वहां पे उसको कैटर कर सके। और साइन भी होना चाहिए ओपीडी का।
बिल्कुल जी, ओपीडी का साइन होना चाहिए, बल्कि उसके सारे प्रैक्टिकल साइनेज जो है वो वहाँ पे अच्छे तरीके से अवेलेबल होने चाहिए, ताकि पेशेंट को बहुत ज्यादा उसके लिए सोचना ना पड़े। आपके स्टैंडर्ड साइनेज जो है ना, और प्रेफरेबली इन द लोकल लैंग्वेज, जो कि लोग वहाँ के समझ सकें। फंक्शनल डिजाइन में ये सारी अमेनिटीज आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। रिसेप्शंस है, कंसल्टेशन रूम्स हैं, प्रोसीजर रूम्स हैं, ड्रेसिंग रूम, वेटिंग एरिया, फार्मेसी। तो जो जो चीज़ें आप बनाना चाह रहे हैं वो आपके एक फंक्शनल डिजाइन में जो है ना, दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इनिशियली। जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो दीज आर द फंक्शनल कंपोनेंट्स दैट एटलीस्ट शुड बी अवेलेबल, कि जब भी आपने कोई ओपीडी डिजाइन करनी है। जी, रिसेप्शन जो है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ओपीडी सर्विसेज। अगर आप ये रिसेप्शन देखें तो आपको इधर क्या अच्छी चीजें क्या नजर आ रही हैं, और आपको इधर खराबियां क्या नजर आ रही हैं? जी डॉक्टर जैनब। डॉक्टर जैनब जी सर। जी, ये एक रिसेप्शन है हॉस्पिटल की, आपके ख्याल में इसमें क्या अच्छी चीज है और क्या बुरी चीज है? सर इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं नज़र आ रहा, ओवर जी। क्राउडिंग है, हम्म। और इसके अलावा सर अटेंशन नहीं शो हो रही पेशेंट की तरफ। जी, अटेंशन नहीं शो हो रही, और कोई अच्छी चीज भी है इसमें? सर साइन है ऊपर, ये अच्छी चीज है। और इसके अलावा ये कि आई थिंक सो कि पेशेंट को खड़े होकर रिसीव करना चाहिए, हम्म। वेलकम करना चाहिए विद अ स्माइल ऑन योर फेस। और इसमें इस पिक्चर में ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल। जी, एनीवन एल्स? जी सर डॉक्टर। जी जी। जी डॉक्टर अस्मा, आप बताइएगा। सर जैसा कि इन्होंने कहा, मैडम ने, कि रिसेप्शन का साइन लगा हुआ है, लेकिन प्रॉपर इन्होंने कोई डिवाइड नहीं किया हुआ कि अगर आपका ओपीडी का भी साइन होना चाहिए कि आप कौन सी स्लिप कहाँ से लें, और इस तरह करके। और उसी तरह के एक अगर पेशेंट आ रहा है तो उसे रिसीव करने का भी प्रोटोकॉल होना चाहिए। बिल्कुल जी, अच्छी चीज ये है कि इट इज क्लियरली साइनेज वहाँ पे अवेलेबल है कि ये रिसेप्शन है। और डिसएडवांटेजेस काफी सारे हैं। नंबर वन कि दैट इज टू मच क्राउडेड, यू आर अनएबल टू आइडेंटिफाई कि पेशेंट ने बात किसके साथ करनी है। प्रोफेशनलिज्म जो है अंदर आपको नजर नहीं आ रहा। सिमिलरली टू होम यू आर टॉकिंग, कि आप में से इन तीनों में से किस पेशेंट के साथ आपने बात करनी है। देर इज नो प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी दैट इज बीइंग मेंटेन्ड। तो एक ओवरऑल जो है वो चीजें जो है थोड़ी सी कंप्रोमाइज है इस रिसेप्शन में। अच्छा जी, इस रिसेप्शन में अच्छी और बुरी चीज क्या है? जी मिस एमन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहाँ पे वालेकुम। थोड़ा सारा डिसिप्लिन मेंटेन लग रहा है, और जी यहाँ पे डेस्क वगैरह भी पड़े हैं, मतलब लोग बैठ सकते हैं, और हर चीज़ मैनेजेबल लग रही है। और थोड़ी सारी जो बुरी चीज़ लग रही है वो ये है कि फिर भी यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम भी होना चाहिए, और टैग को इतना वाजिया नहीं दिखाई दे रहा, जी जो बिल्कुल। रिसेप्शन का स्टार्टिंग टैग है ना वो। जी, अगर यहाँ पे व्हील चेयर वाला पेशेंट आएगा तो वो मैनेज हो जाएगा? उम्म, जी सर, हो तो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई वो तो नहीं है, स्टेयर्स वगैरह वाला सीन नहीं है। वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ तो हाइट ऑफ द काउंटर, डू यू थिंक ही विल बी एबल टू कम्युनिकेट? नहीं सर, वो नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये जो काउंटर की वो जो हाइट है जहाँ पे बैठा हुआ है रिसेप्शनिस्ट, वहाँ वो छोटी है, मतलब वो उसे प्रॉपर नजर नहीं आ रहा सारा हॉस्पिटल। तो अगर ये जो बंदा साथ खड़ा है, अगर ये अपना फोन नंबर रिसेप्शनिस्ट को बताता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये साथ खड़ा वाला बंदा सुन सकता है। हम्म, जी सर बिल्कुल, प्राइवेसी जी नहीं। सर। प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल। अदरवाइज अगर आप देखें तो देर आर अ गुड थिंग कि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड लग रही है, कि अंदर आपके पास अच्छे लोग अवेलेबल हैं। देन जी अगेन जी। के यहाँ पे हाइट ऑफ द काउंटर जो है वो व्हील चेयर्स के लिए थोड़ी सी कंप्रोमाइजिंग है।
प्राइवेसीज का थोड़ा सा इशू रहता है, बिकॉज कि जब आप पेशेंट से डाटा ले रहे होते हैं और डेट इज समटाइम सेंसिटिव, अगर कोई फीमेल है उसका आपने फ़ोन नंबर लिया है या किसी पेशेंट अटैक का, तो डेट मैप्स, तो इसमें बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें हैं और समथिंग उसमें कंप्रोमाइज की। इसमें आपके ख्याल में क्या अच्छी चीज़ है और बुरी चीज़ है? जी मिस यूसरा। जी सर, इसमें अच्छी चीज़ यही है कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी, मतलब प्राइवेसी, उसको उसमें मसला नहीं आएगा। लेकिन इसमें ये हो सकता है उसको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, मतलब मेरे तो ख्याल से तो इसमें ये अच्छी। प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो सकती है, व्हील चेयर वाला जो पेशेंट जो है वो कम्युनिकेट हो जी, सकता वो है। भी जा सकता है आराम से। हाँ, ये जो है इसमें थोड़ी सी अच्छी चीज है। जो रिसेप्शन है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपीडी एंड आउट पेशेंट सर्विसेज, कि अगर आपकी एक अच्छी वेल डिजाइंड प्रोफेशनल ये आपकी रिसेप्शन मौजूद है तो दैट क्रिएट्स ए वेरी पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। जो वो कहते हैं ना, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको वो अगर आपकी रिसेप्शन के ऊपर जिस पेशेंट है, व्हेन अवर पेशेंट इज एंटरिंग इन द ओपीडी डिपार्टमेंट्स, तो हिज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विल बी द रिसेप्शन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ attention that will be visible. तो जो आपकी जो रिसेप्शन है that should be located at a very prominent place within the OPD services. Whenever he is entering into your OPD block या OPD का जो चैम्बर है, अगर उसमें कोई पेशेंट अंदर आ रहा है, he does not need to be worried, he does not need to be look around कि where reception is located. It should be very prominent and easily accessible, कि जैसे ही और easily visible होनी चाहिए, कि जैसे ही पेशेंट आपके हॉस्पिटल के ओपीडी ब्लॉक में एंटर हुआ है तो वहाँ पे इसलिए होना चाहिए। इट शुड बी एडिक्वेटली स्पेशियस होनी चाहिए, कि उसके अंदर कंप्यूटर वो चीज़ें जो है ना वो दैट शुड बी दी वेल ऑर्गेनाइज। जैसे हमने पहली रिसेप्शन में देखा कि कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं थी, इट शुड हैव ए वेरी क्लियर साइनेज कि आपकी जो रिसेप्शन है वो किस पर्पस के लिए है। आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आपने पेशेंट की रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने बिलिंग करनी है, पेशेंट से पैसे लेने हैं, आप कोई अपॉइंटमेंट्स वगैरह शेड्यूल कर रहे हैं, तो देयर शुड बी वेरी क्लियर एंड प्रैक्टिकल साइनेज शुड बी डिस्प्लेड, जहाँ पे लोगों को किसी किस्म की तरद्दुद ना करना पड़े। दे डज नॉट नीड टू बी पुट देयर एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड टू लुक के वेयर दे नीड टू बी गो। उसके वजह से कंप्लीट जो आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है दैट शुड बी वेरी कंफर्टेबल फॉर योर एम्प्लॉइज आल्सो, कि जो लोग आपके वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी भी एर्गोनॉमिक्स के मुताबिक होनी चाहिए, बिकॉज दे हैव टू बी देयर फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये ना हो कि उनके थोड़े से हेल्थ इश्यूज होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी अ वेरी गुड एंड प्रोफेशनल रिसेप्शनिस्ट, जो कि वेल गार्डेड होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, और उसका आईडी कार्ड जो है ना वो उसके ऊपर होना चाहिए। Unfortunately, जो हमारे हॉस्पिटल हैं, we put lot of money on the construction of the hospital and purchase of biomedical equipment, लेकिन जब हम रिसेप्शनिस्ट की तरफ आते हैं तो दुनिया का सबसे अनपढ़ और पढ़ा लिखा बंदा, अनपढ़ आदमी, सबसे लेस क्वालिफाइड, जिसकी कोई पर्सनालिटी नहीं होती, उसको हम रिसेप्शन के ऊपर खड़ा करते हैं। रिसेप्शन दैट क्रिएट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव इंप्रेशन, अगर ये वेल मैनेज हो, तो जितने आपने पैसे अस्पताल पे लगाए हैं उसका 0.1% भी जो है दैट शुड बी स्पेंड ऑन दी हायरिंग ऑफ ए वेरी गुड क्वालिफाइड वेल ड्रेस्ड एंड प्रोफेशनल रिसेप्शनिस्ट, कि उसने वो पहला बंदा है आपके अस्पताल का जिसने आपके मरीज के साथ बात करनी है, which is going to communicate with your client for the first time on the behalf of the whole hospital, कि आपने जो इतने सारे पैसे लगाए हैं उसकी जो आउटकम है, जो उसका जो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना है, वो आपके उस रिसेप्शनिस्ट ने क्रिएट करना है। सो रिसेप्शन हैज टू बी प्रोफेशनली मैनेज, और जो आपका प्रोफेशनल और जो रिसेप्शनिस्ट है उसको भी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई होनी चाहिए। और सिमिलरली हाइट ऑफ द काउंटर जो है दैट शुड बी अडॉप्टेड, या आपने उसके अंदर कोई प्रोविजन देनी है कि जो आपके व्हील चेयर के पेशेंट आ रहे हैं, डिफरेंटली एबल पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके साथ भी जो कम्युनिकेट किए कर सकें। किसी किस्म का क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो वहाँ पे क्लियरली डिस्प्ले होना चाहिए। एंड देयर शुड बी प्राइवेसी अवेलेबल, वन रिसेप्शनिस्ट शुड बी डीलिंग विद द वन पर्सन एट वन पॉइंट इन टाइम। जैसे हम डॉक्टरों को कहते हैं कि एक टाइम पे एक ही मरीज देखें, उसकी बात सुनें और उसकी ट्रीटमेंट करें, सिमिलरली रिसेप्शनिस्ट का भी फोकस यही होना चाहिए कि ही इज लिसनिंग एंड ही इज कम्युनिकेटिंग विद वन पेशेंट एट वन पॉइंट इन टाइम, ताकि उसके साथ इफेक्टिव जो है ना वो कम्युनिकेशन कर सके। सिमिलरली आपके जो डेटा रिट्रीवल है, जो डेटा
that is being provided. याद रखें कि जो आपका रिसेप्शनिस्ट है that should be very professional because he is handling lot of data, और स्पेशली जो आपके पेशेंट्स के नंबर होते हैं, और अगर किसी खतून का नंबर उसमें से इधर उधर लीक हो जाए और कहाँ से, तो that creates a lot of problem. तो उनको ये सेंस देना कि जो जो दे आर द कस्टोडियन ऑफ द डेटा, that is very essential. तो आपकी जो रिसेप्शन है दैट शुड बी प्रोफेशनली डिजाइन्ड एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ ए वेरी गुड रिसेप्शनिस्ट अवेलेबल। जी, अगर हम वेटिंग एरिया की बात करें तो ये वेटिंग एरिया कैसा है जी, इसमें क्या अच्छी चीज़ है और क्या बुरी चीज़ है जी? जी वकार साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वेटिंग एरिया की अच्छी चीज़ तो ये है कि ये स्पेशियस है बहुत वेरी ज़्यादा। गुड। और दूसरा जो है ये मतलब इसमें सेपरेट नहीं है थोड़ा सा, अगर हम हाइजीन के हवाले से देखें तो बहुत कंजेस्टेड है सिटिंग एरिया। जी ठीक है ना, बिल्कुल जो ठीक है। सिटिंग है वो बहुत कंजेस्टेड है, बैक बैक और एडजेसेंट मतलब साथ साथ लोग बैठे हुए हैं। तो हॉस्पिटल में क्योंकि हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तो ये उस हवाले से है। और सेपरेट नहीं है, लेडीज़ और जेंट्स का हमारे यहाँ जो माहौल है वो अलग होना चाहिए सिलसिला। और उसमें फिर मेरे ख्याल में सीनियर सिटीजन्स की भी कोई जगह होनी चाहिए ताकि जो है वो उनको परेशानी ना हो। ये कैसा? ये अब सर ये डिपेंड करता है ना हॉस्पिटल साइज और उसकी चीज़ों के लिए उस पर डिपेंड करता है ना। मतलब अब ये जो है ये बेहतर है, लेकिन इसमें भी वही चक्कर है कि वो जो सिटिंग है वो बहुत कंजेस्टेड है एक साथ। इसमें से व्हील चेयर गुजर जाएगी? व्हील चेयर आगे से तो गुजर जाएगी जहाँ ये प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई हैं तो उस तरफ से। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है पेशेंट्स के लिए। अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर उसको वेट करना होगा तो वो फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जहाँ लास्ट वाला पिलर है यहाँ लगा के फिर उसको वेट कराना पड़ेगा। हाँ ठीक हो गया। ये कैसी? ये तो नहीं है, ये तो स्कूल नर्सरी स्कूल के बाहर का लग रहा है। आपने तस्वीर उठाई है कहीं से, हॉस्पिटल की तो नहीं लग रही। अच्छा मुझे ये बताएं, ये हॉस्पिटल की रिसेप्शन है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट देखे दे जो है ना, आपके सीमेंट के ब्लॉक डाल दो कि उन्होंने थोड़ी सी बच्चों के लिए स्टैटिक सेंस क्रिएट करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन यहाँ पे भी जो सिटिंग अरेंजमेंट है दैट इज नॉट कंफर्टेबल, और जो यस उन्होंने यस। सीमेंटेड ब्लॉक्स है ना वो जी उसको जी क्रिएट किया है, जी दैट गिव्स ए बिल्कुल। बेटर लुक। तो ये थोड़ी सी, लेकिन अगेन the पेशेंट शुड बी, जो उसकी डायरेक्शन है अटेंडेंट की, दैट शुड बी टुवर्ड्स द रिसेप्शन, ताकि अगर उन्होंने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो रिसेप्शन से हाँ फिर इजीली। वो नंबरिंग मशीन होती है, हाँ वो अपना अगर टोकन लिया हुआ है तो उसको नजर आता रहे, विजिबल हो ना इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जो वेटिंग एरिया है दैट शुड बी स्पेशियस एनफ डेफिनेटली, जैसे भी हमने डिस्कस किया कि अगर आपके 400 आपके 100 बेड्स हैं तो एटलीस्ट 400 विजिट्स आपने एक्सपेक्ट करने हैं ऑन डेली बेसिस इन योर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स, एंड अकॉर्डिंगली द स्पेस शुड बी मैनेज्ड। उसके अंदर नंबर ऑफ चेयर्स और सिटिंग अरेंजमेंट आपने करनी है। समटाइम्स हम मल्टीपल वेटिंग एरियाज भी बना देते हैं सब डिपार्टमेंट्स के अंदर, ताकि एक जगह पे क्राउडिंग जो है ना वो ना हो सके। Sitting arrangements that should be very much comfortable, and provision should be made for the movement of the wheelchair and stretcher, क्योंकि जब आप ओपीडी में काम करते हैं, अगर आपकी न्यूरोलॉजी की ओपीडी है, ऑर्थोपेडिक की ओपीडी है, सर्जरी की ओपीडी है, तो many patients they will be using the wheelchairs as well as the stretchers, तो उनके लिए जो है वो प्रोविजन रखना जो है ना that is very important. Then again the environmental condition that matters a lot, जिसको हम कहते हैं अमेनिटीज ऑफ केयर, कि उसके अंदर टेम्परेचर कैसा है, वेंटिलेशन कैसी है, एयर प्योरिफिकेशन कैसी है। तो डेट इज, क्योंकि जितनी आप अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, जितनी अच्छी आप एनवायरमेंटल कंडीशन इंप्रूव करेंगे, उतना पेशेंट की सेटिस्फेक्शन जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर होगी। एम्बियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वहाँ पे कितनी जो है वो खामोशी है या कितना, जितना ज्यादा शोर होगा, नॉइस होगा, दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट्स, और पेशेंट भी जो है ना वो थोड़े से कंप्रोमाइजिंग हो जाते हैं। कंप्रिहेंसिव साइनेज वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए, डिस्प्ले होनी चाहिए अबाउट दी पेशेंट्स के जो हॉस्पिटल की सर्विसेज के बारे में। अगर आपके पास वेटिंग टाइम ज़्यादा है, लोगों को ज़्यादा वेट करना पड़ता है, तो उसके लिए वहाँ पे कोई मैगजीन्स वगैरह, बुक्स या टीवी जो है ना वो रख देने चाहिए। आपके ख्याल में ओपीडी में टीवी होना चाहिए? टीवी इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर द पेशेंट्स, कि जब वो वीक टाइम वहाँ पे टाइम गुजार रहे हैं तो उनको देना चाहिए? जी मिस मानूर। जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। इन केस अगर किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है तो
वो अपना किसी भी तरह का ऐड चला सकती है वहाँ पे, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो उसके बारे में बता सकती है। फर्दर जो उनका फ्यूचर प्लानिंग प्रोजेक्ट्स है या किसी भी हवाले से उनकी इन प्रोग्रेसिंग चल रही है, उसके लिए एलईडीज का होना एक इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो जरूरी है। जी बिल्कुल, आप तो चला सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें इन माय ओपिनियन कि अगर आपने उसके ऊपर कोई मैच लगा दिया है या कोई टीवी ड्रामा चला रहे हैं तो डेट नहीं, विल बी उस पर्पस के लिए तो नहीं है सर। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं अपने मार्केटिंग पर्पस के लिए या ऐसी वीडियो जो कि हेल्थ एजुकेशन के लिए होती हैं, जैसे कि अगर किसी ने कोविड से कैसे बचना है, या उसके आपने जो अगर फ्यूचर कोई वैक्सीनेशन मूवमेंट आपकी चल रही है कि जी फ्यूचर में पोलियो अगर बच्चे को ड्रॉप्स पिलाने, तो इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोस जो है डेट कैन बी प्लेड ऑन दिस। अगर आपकी पीडियाट्रिक ओपीडी है तो कोशिश करें अगर कुछ बच्चों का प्ले एरिया अगर आप डेवलप कर सकते हैं, बट अगेंस्ट दैट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने उसको सेफ एंड क्लीन रखना है। पेशेंट फैसिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल है फॉर द हेल्प ऑफ द पेशेंट, फॉर द गार्डियंस ऑफ द पेशेंट, दैट इम्प्रूव द पेशेंट सेटिस्फेक्शन टू है ग्रेट एक्सटेंड। अगर पेशेंट को किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, अगर पेशेंट को किसी हेल्प की जरूरत है, तो दे शुड बी अवेलेबल। उससे आपकी चीजें जो है ना काफी बेहतर हो जाती हैं। तो हमेशा कोशिश करें व्हील चेयर्स अवेलेबल हो, स्ट्रेचर्स अवेलेबल हो, उनकी मूवमेंट जो है वो काफी पॉसिबल हो, जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, दैट शुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स के जो आपकी जो रिसेप्शन है उसको फेस कर रहा हो, ताकि कम्युनिकेशन जो है ना वो आपकी इजीली पॉसिबल हो सके। सर मैं जी पूछना जी चाहूंगी कि अगर टीवी चल रहा है तो उस पे अगर न्यूज चल रही है तो वो क्या बेहतर होगा कि नहीं? बिल्कुल, आप न्यूज चला सकते हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है ना वो बंद ही रखें तो आपके लिए हाँ, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो ताकि मेरा पेशेंट की अटेंशन डाइवर्ट रहे कि अगर उसको अटेंशन ज्यादा डाइवर्ट रहे हो। वेटिंग टाइम उसका ज्यादा है तो चलो उसका थोड़ा सा टाइम उस तरफ ध्यान लगा रहेगा। जी बिल्कुल जो है ना उसके अंदर जी। ये क्या इस तस्वीर में आपको क्या मसाइल नजर आ रहे हैं जी मिस्टर उमर? ये तो ऐसा लग रहा है सर मेहंदियां लगवा रही हैं खवातीन। मेहंदियां लगवा रहे क्राउड बहुत लग रहा है। हैं? तो इसमें आप देखें कि कोई आपको प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना वो आपको नजर नहीं आ रही होगी, कोई पेशेंट का फ्लो का तरीकाकार जो है ना वो आपको नजर नहीं आ रहा हो। जी, यहाँ पे आपको क्या मसाइल नजर आ रहे होंगे जी? जी डॉक्टर जैनब। सर इसमें कोई क्लीनलीनेस नहीं है, और हम्म इसके अलावा कोई प्राइवेसी भी नहीं है, इनका कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट्स भी अच्छी नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे ठीक है। एसी की आवाज़ जो है वो पेशेंट्स के एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए उनके लिए जो है वो मजीद एनवायरमेंटल कंडीशन जो है ना ये ख़राब गवर्नमेंट करेगी। सेटअप की है सर, ये पिक्चर जो है ना ये मेरा ख्याल में जिना हॉस्पिटल से लिया आपने ना, ये जो ये वहाँ का माहौल है ऐसा ही है बिल्कुल। गवर्नमेंट यहाँ सेटअप पे में। पेशेंट्स को अंदर अंदर देखें मोटरसाइकिलें चला रहे होते हैं अंदर, यहाँ पे मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं अंदर। ये यहाँ तो वहाँ का माहौल ऐसी है। पेशेंट का जो है वो स्ट्रेचर की कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है, ही जी कैन जी। इजीली फॉल। कोई आपको हेल्प जो है ना वो वहाँ पे नहीं अवेलेबल। सिमिलरली दिस लेडी इज सिटिंग ऑन द स्ट्रेचर वेरी डेंजरसली, इट मे फॉल इजीली। और कोई पोर्ट्स अनसिक्योर नहीं है, है, अनसिक्योर है अनसिक्योर है। ये। कराची का जो जिना हॉस्पिटल है बहुत बड़ा सेटअप है, वहाँ ब्लास्ट हुआ था इमरजेंसी में। गूगल हम्म कीजिएगा, इमरजेंसी के अंदर ब्लास्ट हुआ था। मतलब इतने हम्म। खराब हालात थे। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स विच आर फेसिंग। तो जब हम एम्बुलेटरी केयर प्रोवाइड करते हैं, जब हम आउट पेशेंट केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमने शुरू से डिस्कस किया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हमारी जो डिसाइड है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि आईपीडी के ऊपर, ईआर के ऊपर हमारा लोड कम हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेटरी केयर में ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करें। उसमें से बहुत सारे जब हम ये करते हैं तो बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। उसको हम अगर डिफरेंट कैटेगराइज करें तो ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं हमारे पास, वर्कफोर्स के चैलेंजेस है, स्ट्रक्चरल चैलेंजेस है, फाइनेंशियल है, पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी केयर से रिलेटेड है। अगर हम सिर्फ ऑपरेशनल चैलेंजेस एंड ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसमें हमें, जैसे अभी आपने देखा कि बहुत सारी तस्वीरों में हमने डिस्कस किया, देखा कि हाई पेशेंट वॉल्यूम है हमारे पास जो है ना, ऑलरेडी जो है बहुत सारे पेशेंट्स हैं
बहुत सारी ओवर क्राउडिंग है जो कि हमारे ओपीडी डिपार्टमेंट्स पे नजर आती है। जैसे आपने शुरू में डिस्कस किया था, तकरीबन 11 करोड़ विजिट्स जो हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रजिस्टर किए गए हैं ड्यूरिंग दी 2020। तकरीबन 110 मिलियन पीपल्स विच आर विजिटेड ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन पंजाब ओनली। तो दैट शोज द मैग्नीट्यूड एंड द नंबर ऑफ द पेशेंट्स एंड द डिमांड फॉर द ओपीडी सर्विसेज। तो हमें बहुत सारी ओवर क्राउडिंग जो है उसको फेस करना पड़ता है। हाई पेशेंट वॉल्यूम जो है वो जब ये चीजें होती हैं तो वी हैव ए लॉन्ग वेटिंग टाइम्स। तो जब पेशेंट ज्यादा होते हैं तो पेशेंट को ज्यादा इंतजार भी करना पड़ता है फॉर दी असेसमेंट एंड दी थेराप्यूटिक ऑप्शंस के डॉक्टर उनको कब देखेगा। तो ये बहुत सारे इशू। देन अगेन वर्क फ्लो एफिशिएंटली नहीं होता, पुअर पेशेंट फैसिलिटेशन होती है, पेशेंट्स को इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, उसको गाइडेंस नहीं होती कि उसने इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, उसने कहाँ से मूव करना है, और डिफरेंट रिक्वायरमेंट जो उसको नहीं मिलती। देन देर इज ए पुअर एनवायरमेंटल कंडीशंस है हमारी, टेम्परेचर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, एयर वहाँ पे ठीक नहीं है, जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो हमारी प्रॉपर नहीं है। देन देर इज ए प्रॉब्लम विद द ट्रांजिशन ऑफ केयर, कि अगर आपने किसी पेशेंट को एडमिट किया है ओपीडी से तो उसने आईपीडी में कैसे जाना है। अगर किसी पेशेंट को आपने रेफर किया है ईआर में तो वहां पे पेशेंट ने कैसे जाना है, हाउ यू विल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। जो ट्रांजिशन ऑफ केयर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे यहाँ पे उसमें काफी सारे इश्यूज आते हैं। देन कंप्लायंस टू द रेगुलेशंस हैं कि आपने बहुत सारी रेगुलेटरी लॉज हैं उनको हमने कंप्लायंस करना है, और यूज ऑफ आईटी अगर आप कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जब वी हैव डिसाइडेड एंड वी आर ट्राइंग कि हम अपनी आउट पेशेंट केयर्स दैट विल बी प्रोवाइडेड इफेक्टिवली इन एफिशिएंसी। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें इसमें फेस करने पड़ते हैं। देन देर इज ए challenges विच आर वर्क फोर्स रिलेटेड, के हमारे डॉक्टर्स से रिलेटेड, हमारी नर्सिंग स्टाफ से रिलेटेड, ट्रेन लोगों से रिलेटेड चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स जो है ना हमें फेस करने पड़ती हैं। नंबर वन, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यू नीड वेरी गुड हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हमारे पास होने चाहिए। एब्सेंटीज ऑफ स्टाफ, अगर पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ड्यूटी पे मौजूद नहीं होते, ऑल्दो कि दे आर बीइंग पेड सारा कुछ, जिसकी वजह से पेशेंट कंप्रोमाइज होता है। पेशेंट आता है लेकिन वहाँ पे आके डॉक्टर या दूसरी चीजें जो है, हाई वॉल्यूम की वजह से आपको स्टाफ आउट भी फेस करना पड़ता है। देयर इज ए लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, के बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे प्रॉपरली ट्रेंड नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ केयर जो है ना वो भी कंप्रोमाइज होती है। when we have a structural issues कि हमारी जो ओपीडीज हैं they are not purpose built, वो हमारी अनप्लान्ड ओपीडीज हैं, हमारे पास लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, एंड हम उसी के अंदर नई सर्विसेज ऐड कर देते हैं। एक हॉस्पिटल की ओपीडी हमने उसमें नया डिपार्टमेंट खोल दिया और नई सर्विसेज ऐड कर दी, जिसकी वजह से ओवर क्राउडिंग होती है, नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ता है, बट हमारे जो फिजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं वो वहीं पे रहते हैं। देन देयर इज ए कॉस्ट कंटेनमेंट, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स के ओनर हैं, स्पेशली जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जाए और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना कमाया जाए। ओपीडी के ऊपर जो है कॉस्ट कंटेनमेंट जो है उसका चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देन देर इज ए पेशेंट सेफ्टी रिलेटेड इशू रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ केयर्स जो है वो, उसके अंदर आपके मेडिकेशन एरर्स हो सकती हैं, डिले इन द ट्रीटमेंट हो सकती है, मेडिकल एरर्स हो सकते हैं जो होते हैं, एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के बड़े इश्यूज रहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब कि अगर कोई कोविड का पेशेंट को आ गया, कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट आप ट्रीट कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा पेशेंट है विच इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, हाथ लगाने से एक दूसरे को ट्रांसफर होती है, तो देर इज नो प्राइवेसी एंड नो कंसेप्ट, उससे वो बड़ी चीजें इशू होती हैं। देन देर इज ए मल्टी स्पेशलिटी केयर, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि देर इज ए, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एक आपका गायनी का पेशेंट्स है जिसको मेडिकल केयर की भी ज़रूरत है, जिसको डायबिटोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है, जिसको हाइपरटेंशन के एक्सपर्ट की भी ज़रूरत है। तो उससे भी जो है ना चांसेस ऑफ चैलेंजेस जो है वो, प्रॉब्लम्स जो है ना वो थोड़े से बढ़ते हैं। So although we are shifting, we are trying, we are emphasizing that we are focusing on the ओपीडी सर्विसेज। तो ओपीडी सर्विसेज जब हम पे करेंगे तो ये सारे चैलेंजेस जो है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है ना, स्पेशली विद पर्टिकुलर फोकस ऑन द पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें फेस करने पड़ते हैं। अब मुझे बताइए इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, व्हाट वी नीड टू डू, कि हम ये अपने चैलेंजेस के ऊपर जो है ना उनको कंट्रोल कर सकें, इनके ऊपर काबू पा सकें। जी, मैडम मौसमा कासमी साहिबा। जी सर,
सर इसमें इस तरह से है कि जब भी हम हॉस्पिटल बनाने का प्लान करें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो इस तरह से बिल्ड करें कि हमारा प्लान क्या है, हमने कितने बेड्स का हॉस्पिटल बनाना है और उसके लिए हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं। आपने की तो ये जो सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, हमने डिस्कस किया, ऑपरेशनल चैलेंजेस हो सकते हैं, स्ट्रक्चर रिलेटेड हो सकते हैं, एचआर रिलेटेड हो सकते हैं, उसको हमने डेफिनेटली विद ओवर लिमिटेशंस जो है हमने उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी है। तो नंबर वन जब आपने करना है तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी हैज टू बी मेंटेन्ड सो दैट द ऑल द ओपीडी सर्विसेज एंड द रूम्स आर सर्विसेबल एट द टाइम। कि जब आप सुबह अपनी ओपीडी सर्विसेज का आगाज करते हैं या अपने आउट पेशेंट सर्विसेज का, मेक श्योर करेंगे आपके सारे काउंटर्स जो हैं, जो आपके रूम्स हैं विच आर डिजाइंड फॉर दिस पर्पस। फॉर एग्जांपल अगर आपके 5 या 6 डॉक्टर्स की ड्यूटी है डेली बेसिस पे या रिसेप्शन के ऊपर या फार्मेसी में, डेट इज रेडी फॉर द सर्विस होने चाहिए, वो सर्विसेबल होने चाहिए। वहाँ पे हर किस्म की सर्विस और स्टाफ जो है ना आपका अवेलेबल होना चाहिए, और जो अकॉर्डिंग टू द टाइम जो है, so that they ensure the availability of required equipment as the stationery which is required। ये नहीं होना चाहिए कि पेशेंट आपके पास आ गया तो आपका रिसेप्शनिस्ट कह दिया अच्छा जी मैं जरा अभी कंप्यूटर स्टार्ट कर लूँ, वो सर जरा मेरा यूपीएस जो है ना वो खराब हुआ है, मुझे जरा कंप्यूटर स्टार्ट करने में थोड़ी सी देर लगेगी। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी मेरा अभी जो है प्रेस्क्रिप्शन पैड जो है ना वो मेरा अभी आ रहा है, अभी आता है तो मैं आपको जो है ना वो दवाई लिख के देता हूँ। तो these things should has been addressed very earlier। कोशिश करें आपके जो ओपीडी रूम्स हैं, जो जितने भी काउंटर्स हैं, दैट शुड बी सर्विसेबल, दे शुड बी रेडी फॉर द सर्विस। जो जो आपको रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है, स्टेशनरी आइटम्स हैं, नेसेसरीज हैं, required and that should be provided beforehand so that when patient is coming to your हॉस्पिटल टू योर ओपीडी, चाहे प्राइवेट है या पब्लिक है, तो आपकी सर्विस वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। ensures the functionality of the biomedical equipment। जो भी biomedical equipment आपने यूज करना है, फॉर एग्जांपल बीपी apparatus आप यूज कर रहे हैं which is being tested on every patient, that should be in a good quality, that should be functional, और वो calibrated होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की खराबी नहीं होगी। अगर आपने कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें अपनी ओपीडी में, अगर आप किसी की फिजियोथेरेपी कर रहे हैं वहाँ पे जो आप मशीन यूज कर रहे हैं, तो डेट शुड बी फंक्शनल, डेट शुड हैज बीन कैलिब्रेटेड, और उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड द कॉस्ट केयर ऑफ द डिफरेंट डिसेबल्ड पर्सन, अगर आपके पास कोई डिसेबल लोग आ रहे हैं या आपके पास जो दूसरे लोग आते हैं, एल्डरली लोग आते हैं, तो उनकी केयर करने के लिए आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म होना चाहिए। आलतू के हमने बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि हम नए स्ट्रक्चर्स बनाएंगे या फलां करेंगे, दीज आर द थिंग्स व्हिच नीड्स लॉट ऑफ मनी। लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं दैट यू कैन डू विद इन योर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का जो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कल को आप 2 कमरे और भी बना लेंगे लेकिन वो 2 कमरे फंक्शनल ही नहीं होंगे, उसके अंदर डॉक्टर नहीं होगा या इक्विपमेंट खराब होगा, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी serve the purpose। So first thing is the improve the operational efficiency of your department, operational efficiency of your OPD services, by making sure that each unit, each room, each equipment, each counter is functional all the times, and they are ready for the services, and there is no delay is being observed in the provision of care। तो सबसे पहले आपने अपनी थोड़ी सी ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर काम करना है। नंबर टू, जैसे अभी वकार साहब ने भी और डॉक्टर सर मोसमा में और लोगों ने भी कहा कि ओवर क्राउडिंग और डिले टाइम को एड्रेस करने के लिए वी शुड हैव ए वेरी गुड अपॉइंटमेंट सिस्टम अवेलेबल। कि हम कोशिश करें, जैसे वकार साहब के लेटेस्ट चीज़ें अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं कि आप अपनी वेबसाइट्स पे जाते हैं, कोई मोबाइल एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं जिसमें पेशेंट्स जो है ना वो प्री रजिस्टर्ड करता है, अपनी सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर देता है, उसमें नेम, एज, जेंडर, आईडी कार्ड नंबर्स जो है ना वो कर देता है। या योर हॉस्पिटल कैन डेवलप ए टेलीफोनिक सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स के जो पेशेंट्स को कॉल करते हैं। मैं जैसे आपको शोक खानम की एग्जांपल देता हूँ कि जब आप उनके साथ अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो आपको अपॉइंटमेंट से एक दिन पहले कॉल करते हैं, दे रिट्रीव ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, जो जो उनको रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है वो ले लेते हैं, so that when you are going to the hospital and the minimum time is spent at the registration desk, कि आपको बहुत ज्यादा वहाँ पे काम नहीं करना चाहे कर सकते। तो आपको अगर ओवर क्राउडिंग को और डिले टाइम को कम करना
चाहते हैं तो यू कैन ऑप्ट एन अपॉइंटमेंट सिस्टम, बट अपॉइंटमेंट सिस्टम को रेगुलेट करना दैट ब्रिंग्स ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो। मरीज की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, बट हॉस्पिटल नीड टू बी श्योर कि अगर आपने उसको 8 बजे की अपॉइंटमेंट दी है, when patient is coming to your hospital, your doctor should be available, your registration counter should be ready, there should not be any delay। ये नहीं है कि पेशेंट 8 बजे आ गया और डॉक्टर साहब जो है ना 10 बजे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट सिस्टम में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है कि वी आर नॉट अकाउंटेबल, वी आर नॉट बिहेविंग लाइक ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। अपॉइंटमेंट सिस्टम जहाँ पे बहुत अच्छा है, बट इट ब्रिंग्स ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर ऑफ द हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अगर आपने उसको अपॉइंटमेंट दी है तो यू शुड बी इन ए रेडी मोड व्हेन एवर पेशेंट इज गोइंग टू बी एंटर अकॉर्डिंग टू द अपॉइंटमेंट्स। तो डिफरेंट मोड्स जो है ना वो आजकल यूज किए जा सकते हैं। उसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आजकल बड़े जो है ना वो अवेलेबल हैं। जैसे आप कह लें महरम का प्लेटफॉर्म है, इलाज का तबीब का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे, उनके थ्रू भी आप अपॉइंटमेंट कर सकते हैं सो दैट आपकी जो ओवर क्राउडिंग और जो फिजिकल प्रेजेंस है उसको मैनेज किया जा सके। देन यू नीड टू हैव ए वेरी गुड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपकी ओपीडी में एक अच्छा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि ओपीडी में क्या करना है हमने, वी आर वर्किंग विद द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के, जो मरीज पहले आएगा उसका हमने पहले ट्रीटमेंट करना है। ऑल्दो यू कैन डेवलप सम काइंड ऑफ द प्रायोरिटी क्यूइंग के, कुछ लोगों को आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, जो आपके डिसेबल लोग हैं, जो आपके सीनियर सिटीजन हैं, या कुछ ऐसे पेशेंट हैं विच के कैनट वेट को, अगर किसी की कमर में दर्द है या कोई अनकॉन्शियस है तो उनके लिए आप एक प्रायोरिटी क्यूइंग अलहदा भी कर सकते हैं। बट यू नीड टू हैव ए वेरी गुड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। तो पाकिस्तान में बहुत सारे क्यू मैनेजमेंट सिस्टम या दुनिया में अवेलेबल है, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले का सिस्टम है, ट्रेडिशनल मैनुअल टोकन सिस्टम है कि आप मरीजों को टोकन देते हैं, देन यू रिकॉल देम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द कोडिंग। आप डिस्प्लेस डिजिटली डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब सेल्फ सर्विस कियोस्क अवेलेबल है, जैसे आप बैंक्स में जाते हैं, आप आईडी कार्ड नादरा के दफ्तर में जाते हैं, आप अपना टोकन खुद जनरेट करते हैं जाके, कि वो उसके अंदर डालते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरा 10वां या 12वां नंबर है। तो you can develop a some kind of the queue management system, but that has to be implemented in the true sense। ये ना हो कि जी जिसका 10वां नंबर है उसको बाईपास कर दें, जो अस्पताल का स्टाफ है उसका कोई जाने वाला है उसको जो है ना आपने पहले चेक करा दिया। तो दैट मैंने अगेन जैसे आपको कहा कि क्यू मैनेजमेंट सिस्टम, अपॉइंटमेंट सिस्टम, दे आर वेरी गुड, बट दैट ब्रिंग्स ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हैड टू रिस्पॉन्ड प्रोफेशनली एंड डज नॉट हैज टू बी डिस्क्रिमिनेटिव एंड अ बायस टूवर्ड्स द सर्टेन पेशेंट। तो आपको हर किस्म की बायसनेस को नेगेट करना पड़ता है। दैट इज अ वेरी गुड, बट दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट्स। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग विल जो है ना वो होनी चाहिए। तो डिजिटल कंप्यूटराइज्ड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल है, ट्रेडिशनल टोकन सिस्टम जो है वो भी यूज हो रहा है आजकल। उसके अलावा सेल्फ सर्विस कियोस्क अवेलेबल है। कोई भी जो चीज़ है आप अपने हॉस्पिटल में पेशेंट के लोड को, पेशेंट की एफिशिएंसीज को मैनेज कर सकते हैं इजीली। फिर आपके पास जो पेशेंट आ रहा है उसके फ्लो को बड़ा अच्छा मैनेज करने की ज़रूरत है। यू नीड टू डेवलप ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द पेशेंट्स, के पेशेंट का फ्लो और पेशेंट की जो मूवमेंट है वो इस तरह हो कि ही डज नॉट नीड टू बी मूव बैक, ही डजंट नीड टू मूव बैकवर्ड्स टू अवेल सर्टेन सर्विसेज। आपका सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन आएगी, देन पेशेंट विल बी मूविंग टू द नर्सिंग काउंटर, देन टूवर्ड्स द डॉक्टर्स, देन टूवर्ड्स द लैब। तो आपकी डिजाइनिंग ऑफ द सर्विसेज इन सच ए वे दैट यूनिडायरेक्शनल फ्लो इज बीइंग मेंटेन। और इस यूनिडायरेक्शनल फ्लो में अगर आपको कोई भी बोटलनेक्स नजर आ रही हैं, कोई आपको बैरियर नजर आ रहे हैं, तो दैट नीड टू बी आइडेंटिफाइड। और इस सारे प्रोसेस में यू नीड टू डेवलप ए वेरी गुड फैसिलिटेशन एंड द कम्युनिकेशन विद द पेशेंट, कि आपके स्टेप्स के ऊपर आपकी एक विजिबल प्रेजेंस वहाँ पे अवेलेबल हो, जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर सकें। जैसे कि अगर आप होटल सर्विसेज में जाते हैं, आप बैंकिंग सर्विसेज में जाते हैं, तो लोग आपसे आके पूछते हैं सर मे आई हेल्प यू। अगर आप किसी बड़े भी सुपर स्टोर पे जाते हैं तो लोग आपसे पूछते हैं सर मे आई हेल्प यू। अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है, सिमिलर सर्विसेज एंड विजिबल सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड सो दैट यू कैन इम्प्रूव द पेशेंट एक्सपीरियंस। ऑल्दो दिस इज नॉट पॉसिबल कि हमारे गवर्नमेंट अस्पताल में भी स्टाफ बहुत होता है। इट इज ऑल अबाउट द एटीट्यूड, इट इज ऑल अबाउट द माइंड सेट कि दीज आर द पीपल वी नीड टू सर्व।
अगर आप सिर्फ अपने एटीट्यूड में रहेंगे फिर चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती हैं। देन यू नीड टू पुट अ वेरी गुड इफेक्टिव एंड मल्टीलिंगुअल साइनेज, कि आपने अपनी लोकल जबान में, वो जबान जो कि लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसमें बड़ी अच्छी साइनेज लगानी चाहिए ताकि पेशेंट इधर उधर ना घूमता पड़े, ताकि पेशेंट की जो ट्रैफिक है वो हैphazard ना हो। ये ना हो कि पेशेंट जिसने जाना कहीं और था वो दूसरी जगह पे पहुंच जाए। एंड देन यू कम अप विद द डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, कि इन सारे पेशेंट फ्लो के बारे में आपके पास एक अच्छा डाटा होना चाहिए कि पेशेंट का टर्न अराउंड टाइम क्या है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? द टाइम स्पेंड इन योर ओपीडी फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल टिल द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, कि मरीज जितना टाइम आपके हॉस्पिटल स्पेंड करता है आने का जाने का, उसको कैलकुलेट करें, उसमें देखें कि हाउ मैनी आवर्स ए पेशेंट इज गोइंग टू स्टे इन योर ओपीडी, और उसके मुताबिक अपना डिसीजन मेकिंग करें। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, इसके ऊपर आपकी कोई कॉस्ट नहीं है। यू हैव टू बी ए ऑपरेशनली एफिशिएंट, जिसको आपको थोड़ी सी विल चाहिए। सिमिलरली पेशेंट फ्लो के ऊपर भी आपकी कोई कॉस्ट नहीं आनी, आपने सिर्फ अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना है, आपने पेशेंट को गाइड करना है जहाँ के आपको प्रॉब्लम्स ना हो सके। देन पेशेंट्स एजुकेशन एंड गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने पेशेंट का डिस्प्ले करें सर्विस मेन्यू, आपकी प्रोमिनेंट प्लेसेस के ऊपर पड़ा होना चाहिए कि दीज आर द सर्विसेज विच आर अवेलेबल इन ओवर ओपीडी ब्लॉक, दीज आर द सर्विसेज विच आर अवेलेबल। ये ना हो कि पेशेंट जो है उसको दरवाजे से चल के आके आपकी रिसेप्शन पे आके पूछना पड़े, सर यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी होती है, सर यहाँ पे गायनी की डिलीवरी होती है। तो it will increase the workload on your reception, it will increase the footfall in your hospital, वो कि unnecessary है जिसके लिए आपको जरूरत नहीं है। तो अपना सर्विस मेन्यू that should be displayed at prominent places and outside of the hospital so that patient is educated, patient knows from the day one कि जी मैंने इस अस्पताल में इस सर्विसेज के लिए नहीं जाना। देन अगेन डिस्प्ले द टाइमिंग ऑफ द सर्विस, के किस किस टाइम पे आप ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, 8 बजे से लेके 2 बजे तक, 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक, वो भी पेशेंट को आपने गाइड करना है। देन डिफाइन द डिस्प्ले द चार्जेस, जो आपकी मेजर मेजर चीजें हैं उसके लिए आप चार्जेस डिस्प्ले भी कर सकते हैं ताकि आपकी रिसेप्शन के ऊपर वर्कलोड कम हो और आपका रिसेप्शनिस्ट उन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके विच एक्चुअली नीड्स द कम्युनिकेशन, विच एक्चुअली नीड्स टू बी टॉक अबाउट। तो उन चीजों के ऊपर आप चल सकते हैं। देन यू कैन मेक यूज ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्सेज, के जो आपके जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो लोग आप काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, कि स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस करें। जैसे मैंने कहा कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो आपने मेंटेन करना है, इसी तरह जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसके सारे प्रोसेसेस को आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। वेल डिफाइंड जॉब डिस्क्रिप्शन होगी कि किस बंदे ने क्या काम करना है, रिसेप्शन वाले ने रिसेप्शन का काम करना है, नर्सिंग स्टाफ का काम सिर्फ नर्सिंग या पैरामीटर्स को चेक करना है। डॉक्टर्स का काम ये नहीं है कि वो उठ के आपको बताता फिर डेली बेसिस पे जाके अपना ग्लूकोमीटर ठीक कराता फिर, अपना बीपी अपरेटस ठीक कराता फिर। हिज जॉब इज टू असेस द पेशेंट एंड इट इज द जॉब ऑफ दैट बायोमेडिकल इंजीनियर, इट इज द जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टू मेक श्योर दैट ऑल द सर्विसेज एंड ऑल द इक्विपमेंट इज फंक्शनल। तो उसकी वो यूज जो है ना बड़ा जरूरी है। ट्रेन स्टाफ होना चाहिए आप। एंड अगेन यू नीड टू आइडेंटिफाई द स्टाफ विच इज काजिंग द प्रॉब्लम, वो लोग जो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज करते हैं। मसला अगर कोई स्टाफ आ जाता है, जैसे हमारे रूटीन है यहाँ पे 8 बजे काउंटर खोला, उसके बाद सारा स्टाफ नाश्ता करने चला गया जी, अभी जो है वहां पे 4 लोगों की ड्यूटी है, बट 1 पर्सन इज परफॉर्मिंग द ड्यूटी एंड अदर 3 आर गोइंग टू द कैंटीन फॉर द ब्रेकफास्ट। उससे भी चीजें जो है ना बड़ी कंप्रोमाइज्ड हो जाती हैं। अगर आप इस सारे फैक्टर्स को अगर आप देखें तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी के ऊपर आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, जो है आप बड़ी इजीली जो है ना उसको कर सकते हैं। पेशेंट के इनफ्लो को ऑप्टिमाइज करना है, पेशेंट की एजुकेशन जो है, these are very cheap parameter, these are very cheap initiatives, जिसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव विल चाहिए, एक आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। आपने अपने सिस्टम को थोड़ा सा सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड करना है। इसके ऊपर आपको कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ऑल दो कि आपकी अपॉइंटमेंट सिस्टम जो है और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि आप कोई अपना सिस्टम डेवलप कर, बट अगेंस्ट इट विल इम्प्रूव योर एफिशिएंसी, इट विल इम्प्रूव योर वर्क फ्लो
अब ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव किस्म के एडवेंचर्स भी नहीं रह गए कि आपका क्यू मैनेजमेंट सिस्टम कोई बहुत महंगा है या सेल्फ सर्विस कियोस्क जो है ना वो बहुत महंगा है, वो आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है। अपॉइंटमेंट सिस्टम के ऊपर आपको हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है ना वो शेड्यूल करके दे सकता है, सिस्टम आपकी मोबाइल ऐप करके दे सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वाले जो इनिशिएटिव हैं कि अगर आप डिसाइड करते हैं कि वी नीड टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने फैसला किया कि मुझे अपने हॉस्पिटल की ओपीडी को आवर्स को एक्सटेंड करना है। जब आप ओपीडी आवर्स एक्सटेंड करेंगे तो डेफिनेटली यू नीड मोर ह्यूमन रिसोर्स, यू नीड्स मोर फंड्स फॉर टू पे द यूटिलिटीज और सिक्योरिटी डॉक्टर्स, सबके लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। यू मे डिसाइड टू स्टैब्लिश दी हेल्थ केयर सैटेलाइट क्लिनिक्स, कि आप अपनी ओपीडी के लोड कम करने के लिए आप छोटे छोटे क्लिनिक्स अपने हॉस्पिटल से बाहर, जहां से आपको ज्यादा पेशेंट अट्रैक्ट होते हैं, वहां पे बना सकते हैं। दिस इज द कंसेप्ट। और वहां से जो पेशेंट्स हैं वो आप अपने स्पेशलिस्ट क्लिनिक्स में रेफर करवा सकते हैं। तो बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं दे आर लो कॉस्ट इनिशिएटिव, दे आर द चीप इनिशिएटिव, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव विल और पॉलिटिकल विल की जरूरत है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। उससे आपका पेशेंट एक्सपीरियंस कैन इम्प्रूव ड्रास्टिकली, पेशेंट्स की आउटकम जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, क्वालिटी ऑफ केयर एंड पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो है ना वो दैट कैन बी इनहांस्ड इजीली। सिर्फ कैपेसिटी इन्हांसमेंट का अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं तो दैट नीड्स, अगर आप स्ट्रक्चरल चेंजेस करना चाहते हैं तो दैट नीड्स लॉट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एंड दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट्स, कि आप आखिरी आपके पास ऑप्शन होने चाहिए कि जो मैंने नया क्लिनिक बनाना है या मैंने अपनी नई स्टैब्लिशमेंट करनी है नई क्लिनिक की, तो कोशिश करें कि जो बाकी इनिशिएटिव्स हैं, बाकी स्टेप्स हैं, वो आपकी चीज़ों को बेहतर कर सके। देन यू कैन अडॉप्ट द टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ की सर्विसेज आप शुरू कर सकते हैं। आप वीडियो ऑन कॉल कंसल्टेशन जो है वो बड़ी इजीली जो है अब व्हाट्सएप के ऊपर होती है। तो इस तरह के इनिशिएटिव्स भी आप ले सकते हैं, सो दैट द मिनिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स विल बी विजिटिंग योर हॉस्पिटल। तो देर आर द मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो कि आपको जब आप ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो फेस करनी पड़ती हैं, स्पेशली विद रेफरेंस टू द पाकिस्तान। लेकिन आप उसको इजीली मैनेज कर सकते हैं इफ यू हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव विल, इफ यू हैव एन मैनेजमेंट सपोर्ट अवेलेबल, एंड मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव जो भी हमने डिस्कस किए हैं दैट डिमांड्स operational efficiency and efficient use of resources, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, ऑपरेशनल रिसोर्स का अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल करें तो यू कैन ड्रास्टिकली डिक्रीज द वेट टाइम एंड इम्प्रूव द आउटकम ऑफ द पेशेंट्स। कुछ इनिशिएटिव हैं जिसके ऊपर माइनर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको करनी है, जैसे मैंने कहा कि एक अच्छा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम आप बना सकते हैं, एक अच्छा अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन आजकल के दौर में ये भी कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी, आपको बड़े चीप से सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वन इन स्ट्रेटजी जिसमें हमने अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करना है, हम समझते हैं कि हम अपने ओपीडी के ड्यूरेशंस को ज़्यादा कर दें, या हम समझते हैं हमें नया क्लिनिक बनाना पड़ेगा वहाँ पे, या आप कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करने का फैसला करते हैं तो दैट डीड्स, और वहाँ पे आप कोशिश करें कि इसको लास्ट रिजॉर्ट रखें, आप बाकी सारे काम पहले कर लें। देन यू कैन यूज द इनिशिएटिव ऑफ टेलीमेडिसिन, के जो है आप टेलीमेडिसिन के ऊपर जा सकते हैं ताकि लोगों की जो फुटफॉल है उसको कम किया जा सके और पेशेंट को एट देयर डोर स्टेप्स जो है ना वो हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज द लिटिल अ बिट अबाउट द challenges we are facing in the delivery of outpatient care, in the delivery of ambulatory care, and the different strategies that we can adopt to address these challenges and to solve these problems. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे जी? हमने ओपीडी जारी बात है बना ली, उसको चला भी लिया, और फिर हमने उसकी परफॉर्मेंस असेसमेंट भी करनी है कि जी कितने जो है पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हमारी ओपीडी सर्विसेज है। डेफिनेटली जब आप इन्वेस्ट करेंगे, जब आप उसके ऊपर पैसे लगाएंगे तो यू नीड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो डिफरेंट तरीके से वी कैन मैनेज दी, वी कैन असेस दी परफॉर्मेंस ऑफ द हॉस्पिटल। आप वॉल्यूमेट्रिक परफॉर्मेंस जो है उसके थ्रू असेस कर सकते हैं, इन विच
तो वॉल्यूमेट्रिक परफॉर्मेंस जो है उसके थ्रू कि आपके हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, डेली कितने आ रहे हैं, मंथली कितने आ रहे हैं, ईयरली, देन यू नीड टू एनालाइज द डेटा कि आपके नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, और उसकी रीजंस को आपने आइडेंटिफाई करना है, कितने आप पेशेंट्स रेफर कर रहे हैं, व्हाट आर द रीजन फॉर द रेफरल्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मेकिंग कर सकते हैं कि आपने अपनी सर्विसेज को इन्हांस करना है, आपने अपने कुछ सर्विसेज को बंद करना है। फिर आप अपनी कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को दे सकते हैं कि व्हाट इज द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द पेशेंट, किस किस्म की कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही हैं। आप क्वांटिटेटिव स्टडीज कर सकते हैं कि व्हाट इज द एवरेज वेट टाइम फॉर द पेशेंट, व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर द पेशेंट जो कि आपके हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। तो इन multiple indicators are available by which you can assess the performance of your हॉस्पिटल्स। उसमें आप अपने एचआर से रिलेटेड जो है उनकी परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं, जो पेशेंट जो क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की जा रही है उसको भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स जो है उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देर इज ए वाइड रेंज ऑफ इंडिकेटर्स विच आर अवेलेबल विच कैन हेल्प अस to identify the problems and to assess the performance of your OPD departments. So this is all about the OPD care, the ambulatory care we are providing, और उसमें क्या क्या हमें challenges face करने पड़ते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो जी वो काइंडली बताइएगा। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी, ऑल क्लियर? यस सर। सर आप काइंडली असाइनमेंट क्या बता दें, आपने उसमें क्या क्या चीजें मतलब कहीं थी मेंशन करनी है जी लास्ट टाइम? असाइनमेंट्स मेरा पर्पस ये था कि जो लेक्चर आप लोग पढ़ते हैं जो मैं देता हूँ उसको आप गो थ्रू करें एंड जस्ट राइट डाउन द की लर्निंग पॉइंट्स कि आपने सारे लेक्चर में क्या क्या चीज़ें जो हैं सीखी हैं और आपके नॉलेज में क्या इजाफा हुआ है। तो जितने हम लेक्चर करते हैं इसका एक पोर्टफोलियो आपका डेवलप हो जाएगा डे वन से, कि इस लेक्चर वन में हमने यूनिक फीचर पढ़े, उसमें 4-5 चीज़ें क्या थी। आप सब लोगों की असाइनमेंट सबकी बहुत अच्छी हैं, सबने बड़ा अच्छा बनाया है, कुछ ने माशाल्लाह से चैट जीपीटी भी यूज़ किया है, कुछ ने कोई चीज़ यूज़ की है। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि आपकी जो चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं वो आपके पास आपने नॉलेज, मसला अगर आज आपने डिस्कस किया है ओपीडी के, तो आपको पता हो कि ओपीडी के फंक्शंस क्या है, हमें क्या प्रॉब्लम फेस होते हैं, उसमें क्या चीज़ें हमारे कैसे हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर काबू पा सकते हैं। द समरी ऑफ द लेक्चर्स, हम सिर्फ वो चाहते हैं कि आप मुझे बताएं कि आपने इस लेक्चर में से नया क्या सीखा है, आपके नॉलेज इन्हांसमेंट क्या हुई है। तो आपके पास वीडियोस भी अवेलेबल होती हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, आपके पास मैं नोट्स भी शेयर कर देता हूँ। तो उसको पर्पस ये है कि उसको गो थ्रू कर दीजिएगा। 4-5 दिन मैं आपको इसलिए देता हूँ ताकि जब हम नेक्स्ट पढ़ें, जैसे कि आज हमने डिस्कस किया कि फंक्शन ऑफ द ओपीडी, अब आपने सबने मुझे असाइनमेंट्स बना के भेजी हैं, लेकिन किसी ने फंक्शन ऑफ ईआर के ऊपर फोकस नहीं किया कि ईआर और ओपीडी के फंक्शन में मेन डिफरेंस क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया। तो दीज आर द थिंग्स इंटर कोऑर्डिनेटेड हैं जो आपस में जो है ना एक दूसरे के साथ मिली जुली हैं। तो इसलिए आपको पर्पज ये होता है कि आगे वाला लेक्चर पिछले के साथ थोड़ा सा रिलेटेड होता है, मैं इसलिए थोड़ा सा आपको रेफरेंस देता हूँ। तो असाइनमेंट्स मुझे आधे पेज की आप बेशक लिख के दे दें कि इस लेक्चर का क्रस्ट ये है, ये चीज़ें मैंने सीखी हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आपने बहुत लंबे लंबे मुझे ऐसे लिख के भेजने हैं। पर्पस सिर्फ ये है कि आप इस मटेरियल को एक दफ़ा गो थ्रू कर लें और उसको देख लें कि मैंने इसमें से क्या सीखा है, मेरे लिए इसमें नई चीज़ क्या थी, मुझे और कोई चीज़ आपके लिए नहीं चाहिए उसमें से। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन जी? सर टेस्ट से रिलेटेड कुछ बता दें कि टेस्ट का क्या होता है, किस तरह होता है, कोई एमसीक्यूज आते हैं या फिर डिफाइन करना होता है, और और सर कब तक? जी टेस्ट दी की टेंशन हो गई थानू, ये दूसरा तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह साथ हम साथ टेस्ट लेंगे तो आपको सारा कुछ गाइड कर देंगे। ज्यादातर मैं एमसीक्यूज बेस लेता हूँ सर, टेस्ट ठीक ठीक। ऑनलाइन होंगे, गूगल फॉर्म के ऊपर लेंगे और आपने एमसीक्यूज बेस्ड होंगे जिसमें आपने बेस्ट ऑप्शन जो है ना उसको कैलकुलेट करना।
टिक करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और आप जैसे ही उसको सबमिट करेंगे, आपको अपना स्कोर ऑटोमेटिकली उसमें पता चल जाएगा कि मेरा क्या स्कोर आया है। उसके जो बाकी जो उसकी एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चंस की, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ले जी, यहाँ पे इसको बंद करते हैं। कल इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू विद द मैनेजमेंट ऑफ आईपीडी सर्विसेज, और इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। इससे रेलिवेंट, पिछली चीज़ों से रेलिवेंट अगर कोई भी आपके जहन में क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ राइट डाउन कर लें, ग्रुप में शेयर कर दें जो है, या अदरवाइज अगर आपने कल पूछ लिया तो ज़रूर पूछ लीजिएगा जी, लेकिन इसको गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, टेक केयर।